आओ मैं जगाता हूँ। इच्छा इच्छा चालू करेंगे। ओके बच्चों, गुड आफ्टरनून। प्रभु, आपको अगर याद हो तो पहले कुछ रिवीजन कर ले परंपरा के हिसाब से। यस और नो? हु इज द डैडी? एडम स्मिथ। इनने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन इन द ईयर। सो टिल 19th century इकोनॉमिक्स वाज कंसिडर्ड एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। याद आ रहा है आप सभी को? यस। इसके बाद हम लोगों ने देखा था व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमी? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्केर्ड। तो इकोनॉमिक्स के आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा कि उसको राइट पर्सपेक्टिव में देखने के लिए मदद करेगा? पर्सपेक्टिव में। अच्छा जी सर। फिर यहाँ पे हमने बात करी थी कोई भी वांट को सेटिस्फाई करके हमको क्या मिलती है? यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन और एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। इज यूटिलिटी इक्वल टू यूजफुलनेस? यूटिलिटी इज इक्वल टू एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। कुछ लोग कहते हैं यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, कुछ लोग कहते हैं यूटिलिटी कांट बी मेजर्ड। तो जो लोग कहते हैं यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, देयर इज अप्रोच कॉल्ड एज, बहुत बढ़िया। और जो कहते हैं यूटिलिटी मेजर नहीं हो सकती, वो कौन सी अप्रोच है? ऑर्डिनल अप्रोच। यस, ऑर्डिनल अप्रोच किसने दी थी? हिक्स एंड एलन ने। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ से हम आगे बढ़े। वांट वांट वांट। ओ, वांट हमारी 3 प्रकार की होती है ना? कौन कौन सी? नेसेसिटी, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। ठीक है सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि मार्केट में हमने कहा रिसोर्सेज लिमिटेड है। कौन से रिसोर्सेज की बात कर रहे थे हम? मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, राइट। धरती पे 3 इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। कौन कौन से? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स। यस और नो? यहाँ से हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, एक एग्जाम्पल बताइए कैपिटलिस्ट का और सोशलिस्ट का। किम जोंग, राइट। और मिक्स्ड का? तो एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स एज अ मेजर रोल इज, और जहाँ पे गवर्नमेंट एज अ मेजर रोल इज, और जहाँ बोथ हैज अ रोल इज। बहुत बढ़िया जी। सो प्रॉफिट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशल वेलफेयर इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ। बढ़िया। यहाँ से हम लोग आगे बढ़े। हमने देखा मार्केट में 4 प्रकार होते हैं। यस और नो? यहाँ से हमने देखा कि मार्केट में 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन से होते हैं? पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है मोनोपोली, तीसरा होता है और चौथा होता है एक मार्केट जहाँ पे बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर है और सेलिंग सिमिलर गुड्स, सेलिंग डिफरेंट गुड्स, ओनली वन सेलर मेनी बायर, फ्यू सेलर मेनी बायर। परफेक्ट। फिर हमने देखा था यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है इन कार्डिनल नंबर्स। तो एल्फ्रेड मार्शल की ओर हम लोग आगे बढ़ गए। मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करके जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम कहते हैं, और इसके सम को हम कहते हैं। यस। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो ऊपर जाता है या नीचे आता है? नीचे आता है। और टोटल यूटिलिटी का कर्व ऊपर जाता है। याद आ रहा है क्या? जहां मार्जिनल यूटिलिटी 0 है वहां टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। याद आ रहा है क्या? एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। एब्सोल्युटली करेक्ट, फैंटास्टिक। फिर हमने बात करी थी वो लास्टिसिटी। याद आ रहा है क्या? लास्टिसिटी की बात करी थी हम लोगों ने। तो आपकी डिमांड कई चीज़ों से अफेक्ट होती है। आपकी डिमांड कई चीज़ों से अफेक्ट होती है। कौन कौन सी चीज़ों से अफेक्ट होती है सर? प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एडवर्टीजमेंट्स। येस और नो? और इसी को हम लोग मेजर करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के कितने प्रकार है? 5। पहला परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओ या? अब आते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। यहां तक कि हम लोग पिछले 2 दिन के अंदर में पहुंचे। एवरीवन ऑनलाइन ऑफलाइन? येस और नो? यस। चलो बढ़ते हैं आगे, राइट।
अभी सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है? ये वो वाला सिचुएशन होता है जब दिल टूट चुका हो और अब तो कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे प्राइस, इनकम, एडवर्टीजमेंट कुछ भी कर लो पर आपकी डिमांड या सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कहते हैं इनइलास्टिक। मतलब अब तू डीपी चेंज कर, अच्छा ड्रेस पहन के, हाँ अच्छे अच्छे स्टेटस रख, मेरी तरफ बहुत प्यार से देख, तो भी अब मेरे पे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ये वाला जो स्टेटस होता है इसको हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब प्राइस कुछ भी चल जाए, द डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट, द डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट। लेट मी गिव एन एग्जांपल, फ्यू एग्जांपल्स। अज्यूम कीजिए, राइट, अभी जैसे मैं नॉनवेज कंज्यूम नहीं करता, एग कंज्यूम नहीं करता, बराबर है। तो अब एग का प्राइस 1 रुपये जाए, 10 रुपये जाए, 50 रुपये चल जाए, मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो विजय कैन बी सेड टू बी इन इलास्टिक विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ एग्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? विजय इज सेड टू बी इन इलास्टिक फॉर द प्राइस ऑफ एक्स, क्योंकि अब वो कुछ भी चल जाए मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यस और नो? राइट। अब मेरा एक्स कोई भी डीपी चेंज कर ले, मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, मैंने उसको ब्लॉक किया है। आप बात समझ रहे हैं? मैंने उसको क्या कर रखा है? ब्लॉक करके रखा है जीवन से, अंदर से। तो भैया आप कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या हो चुके हैं? इन इलास्टिक हो चुके हैं। तो अब ना हम तेरा स्नैप स्टोरी देख रहे हैं, ना तेरा इंस्टा स्टोरी देख रहे हैं, कुछ नहीं, इन इलास्टिक, काम खत्म। सो क्या मैं कह सकता हूँ इलास्टिसिटी यहाँ पे 0 रहेगी? यस, इसीलिए इलास्टिसिटी, जिसे ई से भी डिनोट किया जाता है, इलास्टिसिटी को क्या पकड़ा जाता है? 0। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस, इफ द चेंज ऑफ प्राइस हैज नो इम्पैक्ट ऑन डिमांड, तो हम इस चीज को क्या कहते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक। फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इलास्टिसिटी, हम अभी सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए हम सिर्फ इलास्टिसिटी पे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपके प्राइस चेंज होने से मेरे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट लेना ही नहीं है, यस और नो, तो आपका इलास्टिसिटी क्या हो गया? 0। बताइए, मेरे को अगर सैमसंग यूज ही नहीं करना, तो सैमसंग का प्राइस अगर 80,000 आ जाए या 1,80,000 चल जाए, मेरे पे कोई फर्क पड़ने वाला, तो मैं हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक क्लियर है मालिक? दूसरा सिचुएशन आता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक है कि अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो परफेक्टली इलास्टिक क्या हुआ? बहुत फर्क पड़ता है ना? तूने सिर्फ मुझे मैसेज डालना है HII हाय, तूने सिर्फ मुझे मैसेज डालना है क्या? HII हाय। मैं यहाँ पे चालू बनाऊँ, हाय कसी आई जेवलीस का। ये जेवलीस का जब भी आता है मेरे को बहुत अच्छे से याद आता है। पूछो कैसे? सर हुआ ये था कि अब मेरा जो मराठी है ना वो बहुत अच्छा है, मेरा मराठी उतना ही अच्छा है जितना मेरा फ्रेंच। अरे आई मीन टू से लैंग्वेज, ठीक है? अब आई हैव बीन बॉर्न एंड बॉट अप इन महाराष्ट्र ओनली, बट फ्लुएंटली मैं नहीं बोल पाता हूँ, राइट? मैं मारवाड़ी में जन्म लिया हूँ, तो मैं मारवाड़ी भी फ्लुएंटली नहीं बोल पाता हूँ, ठीक है? अपन सब मिक्स बराबर जोड़ जाड़ के बोल देते। तो मैं क्या, इंटर का क्लास चल रहा था, कुछ 600-700 बच्चे ऐसे सामने बैठे होंगे, तो मैंने ना मराठी में एक शब्द कहा, ठीक है? बच्चे सब हंसने लग गए, मेरे को समझा ही नहीं मैंने एग्जैक्टली बोला क्या है, ठीक है? और सिचुएशन ये थी कि लेक्चर था, फिर ब्रेक था, और फिर मैं वापस लेक्चर लेने वाला था। तो मैंने कुछ तो बोल दिया, सब हंसने लग गए। उसके बाद में लेक्चर के बाद में एक लड़का है, बोले सर आपको पता है कि आपने क्या बोला? मैं कहा नहीं। फिर उसने मेरे कान में बहुत ज़बरदस्त बात बोली, बोले सर आपने ये बोल गए। मैंने बोला मैंने ये कब बोला? बोले जो आपने बोला उसका मीनिंग ये होता है। बोले मैंने बोला यार मेरे से गलती हो गई, पूरा लेक्चर भर मैंने ऐसे बच्चों से नजरें नहीं मिल पाया, सॉरी बोला, और मैंने अंत में बोला देखो मेरा वैसा कुछ इंटेंशन नहीं था, निकल जाता है वो हीट ऑफ द मोमेंट में, और आई एम सॉरी, मैं मिला नहीं। उसके बाद पता है क्या है, नालायक बच्चे इतने हैं कि जब भी मिलते हैं, देखा नहीं तुमने, अभी जैसे अपना लेक्चर चालू होता तो सब बच्चे आ जाते, ये सब इंटर वाले हैं, राइट? कुछ फाइनल वाले इसमें से आ जाते, और माहौल ही इस तरीके का होता है अपना, तो आ जाते। और सर अभी तक के वैसा होता है, मालूम आपको? तो आप अब जानना चाह रहे होंगे मैंने बोला क्या, है ना? मैंने बस मराठी में कहा था कि मैं खाना खा के आता हूं। मी तो थोड़ा ज और झ इधर उधर हो गया, एंड दैट क्रिएटेड अ होल केओस। समझ आ रहा है बात?
अब यार ये इतना प्यारा, अभी तक मेरे को पता नहीं था यार, आई वॉज वेरी इनोसेंट एंड आई एम स्टिल इनोसेंट। तो मेरे को बोलना कुछ और था और मैं बोल कुछ और गया, तब मेरे को समझ में आया, ओ माँ कसम मैं ये बोल चुका हूँ। तो तब से ये जब भी आता है, अब आता है परफेक्टली इलास्टिक पे। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या होता है, जब भी यू नो तेरे प्राइस चेंज होने पे मेरे पे अगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है तो यस मैं हूँ परफेक्टली इलास्टिक। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। आज रिलायंस का शेयर चल रहा है करीब 3000 रुपये, ये सुनो। और आज दो बड़ी घटनाएं भी हुई है। पहली बड़ी घटना हुई है कि भैया कुछ माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में वायरस आया जिसके कारण लंदन स्टॉक एक्सचेंज, इंडिगो, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज सब डाउन है क्योंकि एक्चुअली हैक हुआ है एंड $350 मिलियन कुछ तो उड़ा लिए हैकर ने, ऐसा कुछ हुआ है। तो अब इस चक्कर में माइक्रोसॉफ्ट पूरा का पूरा डाउन है। यस, माइक्रोसॉफ्ट के सारे सर्वर्स डाउन है आज। तो अब सिचुएशन ये हुई। अब मुझे एक बात बताइए, 3000 का शेयर अगर मुझे 1800 रुपये में मिल गया, अज्यूम करते हैं, तो डोंट यू थिंक मैं भर भर के ले लूँगा? बिकॉज आई नो द पोटेंशियल ऑफ रिलायंस। यानी प्राइस का अगर चेंज होता है तो डेफिनेटली मैं मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दूंगा, हाँ या ना, राइट? ज़ारा के कपड़े, इमेजिन कीजिए ज़ारा का स्टोर यहाँ पे इंडिया में बोलता है कि भैया एवरी क्लोथ 500 रुपीज़। क्या वहाँ पे कपड़े लेने के लिए लाइन लग जाएगी? Yes, so that is a perfectly elastic situation. A perfectly elastic situation is where the price changes and owing to the change in that price, the quantity demanded change a lot. The quantity demanded change a lot. और इसीलिए इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो जिसके थोड़े से भी चेंज होने से, अब जैसे गोल्ड का प्राइस चेंज होगा, सिल्वर का प्राइस चेंज होगा, शेयर का प्राइस चेंज होगा, राइट? या फिर डेली नीड्स वाले जो प्राइसेस है, डेली गुड्स, जो डेली नीड्स वाले जो गुड्स है, इनके प्राइसेस चेंज हो जाते हैं। तो जब इनके प्राइसेस चेंज हो जाते हैं ना ब्रो, तो क्या होता है कि इनकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक। अब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जिसके पास जितनी कैपेसिटी है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अनलिमिटेड बाय कर पाएगा? यस और नो? 500 रुपये में अगर ज़ारा क्लोथ निकाल देता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे बहुत बड़ा लोग आ जाएंगे, क्राउड आ जाएगा। सो इफ चेंज इन द प्राइस हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द डिमांड, इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द डिमांड, तब हम कहते हैं कि ये क्या है मालिक? परफेक्टली इलास्टिक। समझ में आ रही बात? तीसरा सिचुएशन होता है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मतलब वो झगड़े के बाद वाला सिचुएशन होता है वेरिन तूने लिखा HII, मैं भी लिखूंगा सिर्फ HII, खत्म। हाउ आर यू? आई एम फाइन। नहीं बात करनी? पता नहीं। गुस्सा क्यों है? पता नहीं। 1:1। दैट मीन्स इफ द प्राइस चेंज बाय 10%, द डिमांड चेंज बाय 10%। बस वैसे ही कुछ सिचुएशन। सो जब ये इक्वल रेशो में चेंज होता है, आई मीन इफ द प्राइस चेंज बाय 10%, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो चेंज बाय 10%, दैट इक्वल चेंज इज कॉल्ड एज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिट का मतलब है 1, सो यूनिटरी इलास्टिक। एंड दैट इज वाई इलास्टिसिटी को यहाँ पे क्या लिखा जाता है? E इज इक्वल टू 1। सो इफ द चेंज इन प्राइस हैज अ इक्वल इम्पैक्ट ऑन द डिमांड, हैज अ इक्वल इम्पैक्ट ऑन द डिमांड, तो हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। तो चलो यहाँ तक के वापस रिवाइज करते हैं। रिविजन नंबर 2, पहला परफेक्टली इन इलास्टिक वेयर प्राइस हैज no impact on the demand। दूसरा है perfectly elastic when the price has huge impact on the demand। तीसरा है unitary elastic when the price has equal impact on demand। समझ में आ रही है बात, राइट? चौथा होता है रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या होता है सर? कि प्राइजेस के अंदर में कुछ चेंजेस आए। इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ, प्रोडक्ट के ऊपर लिटिल डिस्काउंट, नॉट अ ह्यूज डिस्काउंट। अगर प्रोडक्ट पे लिटिल डिस्काउंट आया तो what will be done? There will be many people who will buy that product, who can buy it, yes or no, at discount। बट क्या इसमें कुछ ऐसा अनलिमिटेड जैसा कुछ हो जाएगा क्या? नहीं। अज्यूम ज़ारा के कपड़ों में 10% का डिस्काउंट आया। यस, आप अमीर लोग या मेरा जैसा गरीब व्यक्ति, आप इसको ले पाएंगे? मैं ले पाऊंगा क्या? नहीं। यस और नो? मैं उसको बिल्कुल नहीं ले पाऊंगा। मैं बोलूँगा नहीं, जब तक कि ह्यूज नहीं आता तब तक कि मैं बाइंग नहीं करूँगा। 5-10% से मेरे लिए स्टिल वो कपड़ा बहुत महंगा होगा। यस और नो? मेरे लिए स्टिल वो कपड़ा बहुत महंगा होगा। तो रिलेटिवली इलास्टिक क्या होता है? जहाँ पे इफ प्राइस इज चेंज बाय 10%, डिमांड चेंज बाय मोर देन 10%, बट इट डज नॉट गो टू अनलिमिटेड सिचुएशन। इट डज नॉट गो टू अनलिमिटेड सिचुएशन। तो जब कोई महंगे प्रोडक्ट के ऊपर 5 या 10% का डिस्काउंट आ रहा है तो टेक्निकली जो उसकी डिमांड है वो रिलेटिवली इलास्टिक हो जाती है। वो क्या हो जाती है? बोलो जल्दी से। रिलेटिवली इलास्टिक हो जाती है। और इसी के लिए हम E इज ग्रेटर देन 1 मानते हैं। So if the change in the price has a high impact on the demand, so if the price is changed by 10%, the demand for that particular product will change by more than 10%। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर ये equal to 10 होता तो हम इसे क्या कहते हैं?
यूनिटरी इलास्टिक। अगर ये मोर देन वन है तो हम इसे क्या कहेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक। अब इस कॉमन सेंस के साथ बताइए रिलेटिवली इन इलास्टिक क्या होगा? लेस देन वन, मतलब इफ प्राइस चेंज बाय 10%, the demand will change by less than 10%. Everybody getting the point? Yes, that becomes relatively inelastic, that is less than 1. So if the change in the price has low impact on demand, so demand change पर उतने परसेंटेज में नहीं हुई जितने परसेंटेज में ये होनी चाहिए थी, उतने परसेंटेज में चेंज नहीं हुई। समझ में आ रहा है? यस और नो? राइट। सो चलिए इलास्टिसिटी की बात करते हैं फिर से एक बार, थर्ड रिवीजन ऑफ द सेम कंटेंट। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी किस वजह से आती है? बॉस, चेंज इन इनकम। एग्जांपल, चेंज इन इनकम क्या एग्जांपल हो सकता है? आपका नाम क्या बेटा? तन्वी। सो एक दिन तन्वी सैमसंग के शोरूम में गई, बराबर है? हाँ वही जो भी है, ठीक है। सैमसंग के शोरूम में गई, सैमसंग के शोरूम में इसको बहुत अच्छा मोबाइल पसंद आ गया, राइट। बट बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट उसकी सैलरी द देन थी 1,00,000 रुपीज़, जबकि फ़ोन था 1,30,000 का, और उसने प्रण ले रखा था कि नहीं यार मैं मतलब फ़ोन तो अब अपने ही पैसे से लूँगी, अब पप्पा पप्पा के हिसाब से नहीं। अब ये गई, हाय बाया, बाया ये फ़ोन कितने का है बाया? मैडम ये 1,20,000 रुपये का फ़ोन है और एक्सेसरीज़ वगैरह सब मिला करके आप अगर मोबाइल का चार्जर वार्जर भी लेंगी 1,30,000 का जाएगा। ऐसा क्या कर रहे हो बाया? मैं आपकी डेली कस्टमर हूँ ना। अरे मैडम कल ही स्टोर ओपन हुआ है। मैम देखिए, मैं मैक्स टू मैक्स आपके लिए 125 कर दूंगा। निराश तन्वी वापस जा ही रही थी, इतने में बॉस का फ़ोन आया। किसका फ़ोन आया? बॉस का। बॉस कहता है तन्वी, यू हैव मेड अ फैंटास्टिक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड दैट इज व्हाई यू हैव बीन प्रमोटेड टू सीएफओ लेवल, नाउ योर सैलरी विल बी 1,20,000 नहीं 1,50,000 विद द इमीडिएट इफेक्ट। नाउ टेल मी वेदर शी विल बाय दैट प्रोडक्ट और नॉट। व्हाई इट इज चेंज्ड? इज इट द चॉइस विच changed? No. It is a person who buying it changed? No. What changes? Income. Owing to that, what changes? Demand changes. Yes or no? तो जैसे आप इनकम कमाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी डिमांड चेंज होती जाएगी। हो सकता है अभी नाम क्या है? शिवम। हो सकता है अभी शिवम ओयो में जाता होगा। अज्यूम करते कि भैया चलो मैं रिलैक्स करने के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे, मेडिटेशन करूँगा मैं वहाँ पे, ठीक है। अभी अपना शिवम ओयो में जा रहा है। अभी जैसे ही इसके पास पैसे आएंगे, इसने पैसे कमाना शुरू कर दिया, आपको लगता है कि ये वहाँ जाएगा? नहीं, फिर ये बोलेगा कि मैं जाके करूँगा मेडिटेशन ही, पर अब मैं कैसे जेडब्ल्यू में जाऊँगा, मैं शेराटन में जाऊँगा, मैं कहीं और जाऊँगा। तो उसका इनकम चेंज होने की वजह से उसकी जो डिमांड है ये क्या हो गई? चेंज। यस और नो? अच्छा, दूसरा प्राइस वी ऑल नो। तीसरा टेस्ट एंड फैशन। कल हम लोगों ने बैगी जीन्स का एग्जांपल लिया था। टेस्ट एंड फैशन चेंज हो गया तो प्राइस और इनकम गए तेल लेने के लिए। फैशन इज द मेन थिंग एंड देन लास्ट इज एडवर्टीजमेंट। याद है क्लोजअप वाला एडवर्टीजमेंट? यस, आप एडवर्टीजमेंट देख करके कई बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार ये प्रोडक्ट तो मेरे को लेना ही है, ये प्रोडक्ट तो मेरे को लेना ही है। सो इलास्टिसिटी, जल्दी से बताइए कितने प्रकार होते हैं इलास्टिसिटी के? 5। अगर अब मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता या प्राइस का मेरे डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, द कंसेप्ट विल बी कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर प्राइस के चेंज होने पे मेरे पे ह्यूज इंपैक्ट पड़ता है, आई विल कॉल इट एज परफेक्टली इलास्टिक। जितना प्राइस चेंज हुआ मेरी डिमांड भी उतनी चेंज होगी, यूनिटरी इलास्टिक। प्राइस से ज्यादा की डिमांड चेंज हुआ, रिलेटिवली इलास्टिक। प्राइस से कम की डिमांड चेंज हुई, रिलेटिवली इनइलास्टिक। राइट डाउन।
If change of price has no impact on demand, if change in the price has huge impact on demand, if change in price has equal impact on demand, is that done? हाउ टू मेजर द इलास्टिसिटी, जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ ऐसा ही नहीं हो सकता कि आप इलास्टिसिटी को जान ले, वी नीड टू गिव अ मेजर ऑफ इलास्टिसिटी दैट ओइंग टू व्हाट चेंज इन द प्राइस, व्हाट डिमांड और व्हाट परसेंटेज ऑफ डिमांड चेंज। तो इसको करने के खैर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, राइट, देर आर 4 मेथड्स प्रिसाइजली, बट उसमें से वाइडली यूज्ड मेथड जो है वो है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड अपना फॉर्मूला देता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन फैक्टर। सो लेट्स से अगर प्राइस वो फैक्टर है तो डिनोमिनेशन के अंदर में प्राइस रहेगा, इनकम वो फैक्टर है तो डिनोमिनेशन के अंदर में इनकम रहेगा, एडवर्टीजमेंट अगर वो फैक्टर है तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर डिनोमिनेशन में रहेगा। यस, तो बॉस व्हाट विल बी द फॉर्मूला? फॉर्मूला जो है ये परसेंटेज मेथड का है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यस और नो, राइट। वैसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसके, राइट, ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से लेकर के जो भी कैलकुलेशन आता है अकॉर्डिंगली यू सिलेक्ट whether e is equal to 0, e is equal to unlimited, e is greater than 1, equal to 1 or less than 1. Yes or no? Write down this also. How to measure the elasticity? सर चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आते हैं बिजनेस साइकिल। अगर आप देखेंगे बिजनेस साइकिल वो बहुत डिटेल में और बहुत डीप में मेरे साथ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर में। चैप्टर नंबर 5 अगर आपको याद हो तो देख लीजिए, पूरा बिजनेस साइकिल के ऊपर ही बेस्ड है। सो लेट मी गिव यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट द बिजनेस साइकिल, हाउ बिजनेस साइकिल इज एंड हाउ बिजनेस साइकिल वर्क्स। यस और नो? सर बिजनेस साइकिल क्या होता है? ये एक मैक्रो कंसेप्ट है। वी आर हियर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक नॉट टॉकिंग अबाउट any particular business, we are talking about country as a whole. Every country go through 4 business cycle. Every country, be it India, Pakistan, Iran, Iraq, Afghanistan, go through 4 phases of business cycle, and these business cycle are recurrent. What do you mean by recurrent? ये बार बार होता रहेगा, ये कंटिन्यूसली होता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपांशन है तो एक्सपांशन पे रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन है तो कॉन्ट्रैक्शन पे रहेगा। एवरी इकोनॉमी स्टार्ट विद अ थ्रू, एवरी इकोनॉमी स्टार्ट विद अ थ्रू। नाउ थ्रू क्या होता है? ये पहला स्टेज आप बोल सकते हैं इसको। थ्रू ये
पहला स्टेज है जहाँ से रिकवरी चालू होती है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, 15 अगस्त 1947 इंडिया अपनी लीग पकड़ता है, भारत अपनी लीग पकड़ता है। तो क्या इंडिया डायरेक्ट एक्सपांशन पे था क्या? आज आपको लगता है कि नहीं कि भारत एक्सपांशन पे है? यस और नो? आज लगता है ना भारत एक्सपांशन पे है, तो क्या वो डायरेक्ट एक्सपांशन पे पहुंच गया होगा क्या? नहीं, वो एक्सपांशन पे डायरेक्टली नहीं पहुंचा। इट टेक मेनी ईयर्स, मेनी बिजनेसेस, मेनी इकोनॉमिक चेंजेस दैट हैज लीड टू एक्सपांशन नाउ। तो कोई भी व्यक्ति जब चालू पड़ता है, या कोई भी इकोनॉमी जब चालू पड़ती है, या कोई भी नया देश जब चालू पड़ता है, उसकी इकोनॉमी टेक्निकली थ्रू पे होती है। उसकी इकोनॉमी काय पे होती है? थ्रू पे होती है। थ्रू मतलब एक पासिंग फेस होता है जहां से अगर वो इकोनॉमी ने अच्छे डिसीजंस लिए, करेक्ट डिसीजंस लिए, इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा आया एंड इट वर्कड डेफिनेटली गुड, तो ये बहुत ऊपर तक जाएगा। आप सोच करके देखिए कितना मुश्किल हुआ होगा जापान में जब हिरोशिमा नागासाकी हुआ होगा, राइट? तो टेक्निकली तो न्यूक्लियर अटैक के बाद में वो पूरी की पूरा इकोनॉमी ही खत्म हो चुकी होगी। यस और नो? यानी वो इकोनॉमी ने फिर से चालू किया होगा और आज वो बहुत ऊपर है। थ्रू वाला फेस था वो कौन सा फेस था? थ्रू। तो जिस कंट्री के अंदर में वॉर चल रही होगी, या जिस कंट्री के अंदर में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, जहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, नेपाल हो गया जो ग्रोइंग फेस के अंदर में है, बांग्लादेश हो गया जो ग्रोइंग फेस के अंदर में है, राइट? ये सब थ्रू से पास हो रहे हैं। रिसेंटली इराक भी अगर देखा जाए, पैलेस्टीन देखा जाए, तो ये थ्रू से पास हो रहे हैं, जहाँ पे इकोनॉमी के अंदर में एक बहुत बड़ा टर्बुलेंस आया हुआ है, रिसेशन आया हुआ है, और रिसेशन के बाद धीरे धीरे जो रिकवरी का फेज होता है, इस फेज को हम कहते हैं थ्रू। तो रिसेशन के बाद वाला जो फेज होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? थ्रू। थ्रू के बाद कोई भी कंट्री किस फेज पे जाती है? एक्सपांशन मोड पे जाती है। किस फेज पे जाती है? एक्सपांशन। लेकिन एक्सपांशन में होता क्या होगा सर? एक्सपांशन के अंदर में न्यू जॉब्स क्रिएट होते हैं, राइट? अब जैसे कोई भी कंट्री रिसेशन के अंदर में है तो वो किसी ना किसी का हेल्प लेती है। यस, जैसे मैं आपको बताता हूँ 1991 एलपीजी आया था इंडिया में, राइट? एलपीजी क्या था? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। देखिए इंडिया बहुत अच्छे से क्या हो रहा था, ग्रो कर रहा था, और इंडिया बहुत अच्छे से शायद अब तक के ग्रो कर भी जाता, लेकिन बीच में आ गई इमरजेंसी। इमरजेंसी आपको पता है क्या सिचुएशन थी, राइट? इमरजेंसी वाज वन ऑफ द सिचुएशन वेर इन इंदिरा गांधी जी की सरकार, राइट, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद हार रही थी। थोड़ा सा पॉलिटिक्स समझना जरूरी है ताकि आप इंडिया के इकोनॉमिक को भी बहुत अच्छे से समझ सकें। तो अभी यहाँ पे हम किसी पॉलिटिशियन को गुड या बैड नहीं कर रहे, सिचुएशन क्या थी हम उस पर डील कर रहे हैं, राइट? तो इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी, इलाहाबाद कोर्ट के बाद उनका जो प्राइम मिनिस्टर वाला पोजीशन था ये खतरे में आ गया था, राइट? इसी टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन का एक पावर को यूज़ किया और पूरे देश भर में इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया अब देश में लग गई है इमरजेंसी, जिसको इंडियन रेडियो के ऊपर अनाउंस कर दिया गया। जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी, बड़े लीडर थे, सबको उठा के जेल में डाल दिया गया। भारत को टेक्निकली कर दिया गया बंद। और इसीलिए देखो अभी मोदी सरकार ने डिसीजन लिया कि भैया वो जो इमरजेंसी लगाई गई थी जिस दिन, शायद 25 जून, इस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेथ का सेरेमनी मनाएंगे, राइट? संविधान हत्या दिवस। तो उन्होंने क्या किया, इस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को यूज़ किया। किसी को कुछ बोलने का राइट नहीं था, मीडिया पूरा का पूरा कंट्रोल के अंदर में, और आपके पास कोई अधिकार नहीं आप घर से बाहर जा सके। यानी इंडिया जो ऑलरेडी इस सिचुएशन से बाहर आया था, धीरे से पिकअप पकड़ा ही था कि इमरजेंसी आ गई, और आपने क्या कर दिया, 3 से 4 सालों के लिए पूरे भारत की स्थिति को बंद कर दिया। पूरे भारत को बंद, खत्म, कोई कुछ नहीं कर सकता। इमेजिन कीजिए कितना डिफिकल्ट टाइम रहा होगा, स्पेशली उस टाइम जब इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किसकी, ग्रो होने की, क्योंकि हम मुगल्स, मंगोलियंस, उसके बाद में ब्रिटिशर्स, सबसे निकल के बाहर आए थे, और यहीं हमारे देश में ये सिचुएशन हो गई। फिर बाद में क्या किया गया, उसी टाइम पे जितनी फॉरेन कंपनीज इंडिया के अंदर में ऑपरेट कर रही थी, इंक्लूडिंग द कोको कोला, राइट, इनको भी क्या करना पड़ा, देश से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि कंट्री तो बंद, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया देश के अंदर में। तो सारा फॉरेन पैसा जितना इंडिया के अंदर में था वो सबको कर दिया बाहर, सब सारी कंट्रीज बाहर चले गई। 1991 आते तक के इंडिया की ये सिचुएशन हो गई कि हम सिर्फ 2 दिन के फॉरेन रिजर्व के ऊपर टिके हुए थे। मतलब सिर्फ 2 दिन का फॉरेन रिजर्व हमारे पास था, हमारी ये स्थिति आ गई थी। अब अगर कोई स्टेप नहीं लिया जाता तो भारत सीधा सीधा बैंक्रप्सी की ओर आगे बढ़ जाता था। यस और नो? रिसेंटली अगर आप देखेंगे कई कंट्रीज ने बैंक्रप्सी डिक्लेयर करी है, राइट? अब हुआ क्या, 1991 में द देन फाइनेंस मिनिस्टर आए डॉक्टर मनमोहन सिंह।
और उन्होंने बोला कि भैया अब अगर ये नहीं किया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, और उन्हीं का ये डिसीजन था। लेटर ऑन उनको बाद में चल के प्रधानमंत्री भी बनाया गया इसी सिचुएशन के कारण। तो उन्होंने 1991 के अंदर में लेके आया एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भैया कई सेक्टर अब हम ओपन करें। पहले चलता था लाइसेंस राज कि आपके पास लाइसेंस है देन एंड ओनली देन यू कैन मेक अ पर्टिकुलर बिजनेस। उन्होंने बोला नहीं यार, अब अगर मार्केट में इकोनॉमी में पैसा नहीं घूमेगा तो इकोनॉमी वर्क ही नहीं कर सकती। और बेसिक फंडा है इकोनॉमिक्स का, द वेल्थ मस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर। तभी जा करके, जब तक के आदमी स्पेंड नहीं करेगा तब तक के दूसरे के पास नहीं पहुंचेगा। ये आदमी जब तक स्पेंड नहीं करेगा तीसरे के पास नहीं पहुंचेगा, और तीसरा जब तक स्पेंड नहीं करेगा पहले के पास नहीं पहुंचेगा। तो इकोनॉमी को रन होने के लिए खर्चे होना बहुत जरूरी है, और मार्केट में खर्चे करने के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है। और वहां पे द देन टाइम पे जितने लोग थे जिनके पास पैसा था, इकोनॉमी को अगर वापस रन करवाना था तो उनको लिबरलाइज करना बहुत जरूरी था। तो उन्होंने बोला कुछ ही सेक्टर अब ऐसे रहेंगे जिन पे लाइसेंस रहेगा, बाकी कोई भी व्यक्ति कोई भी बिजनेस कर सकता है। इससे लोगों के अंदर में वापस से कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि लाइसेंस का राज ही हट गया। ये सुनो, तो जितने लोगों के पास पैसा था उन लोगों ने नए बिजनेसेस चालू किए और सर्विसेज और गुड्स देने चालू किए, जिससे वापस से इकोनॉमी में थोड़ा बहुत पैसा आया। ये था फर्स्ट स्टेप एलपीजी का, लिबरलाइजेशन। दूसरा था प्राइवेटाइजेशन। कई बिजनेसेस को उन्होंने क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। जिनके पास पैसा है अब ये आप ले लीजिए और आप इसको क्या कर दीजिए, ऑपरेट करिए। अब आप इसको ऑपरेट करिए, हमको ऑपरेट नहीं करना। तो उन्होंने क्या किया, प्राइवेटाइज किया कई सेक्टर को। जैसे रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने, अगर आपने देखा होगा ना, एयर इंडिया, जो उन्होंने बोला कि यार हमने कई साल तक के इसको रन कर लिया, अब टाइम है कि हम इसमें से प्रॉफिट बनाएं। वो होता है ना एक बिजनेस जिसको आप बनाओ, स्टार्टअप करो, बड़े पे लेके जाओ, और उसके बाद में आप किसी को सेल करके बाहर निकल के दूसरा बिजनेस चालू कर दो। तो इंडिया ने भी अब पैसे के लिए क्या कर दिया, सेम काम कर दिया। उन्होंने आईडीबीआई में स्टेक डाइल्यूट किया, एलआईसी में से स्टेक डाइल्यूट किया, इसके बाद में एयर इंडिया में से स्टेक डाइल्यूट किया। तो इन्होंने जो बहुत पहले बना करके रखा था, इन्होंने धीरे धीरे स्टेक डाइल्यूट करना चालू किया, और इससे वापस से इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा बनाना शुरू किया। यस और नो? तो ये था प्राइवेटाइजेशन। और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन, विच वाज अ मास्टर स्ट्रोक। ग्लोबलाइजेशन ही वो चीज़ थी जिसके कारण आज जब डोमिनोज, मैकडी या सारे फॉरेन ब्रांड्स को, यानी हम्स हो गया, कोच हो गया, जिस फॉरेन ब्रांड्स को आप इंडिया में देख रहे हैं, बीट सैमसंग, बीट एप्पल, वो था प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट। ग्लोबलाइजेशन में सारे फॉरेन कंट्रीज से बुलाया गया कि आप आओ और भारत के अंदर में निवेश करो, भारत ओपन है हर तरीके के बिजनेस के लिए। ये वो टाइम था जब कोको कोला वापस इंडिया में आया। यही वो टाइम था जब कोको कोला वापस इंडिया में आया। लेकिन तब तक के एक बहुत बड़ा कांड हो चुका था कोको कोला के लिए। पूछो क्या? जब कोको कोला यहाँ से गया तो यहाँ के दो भाइयों ने मिलकर के एक डोमेस्टिक ब्रांड सेटअप किया। उस ब्रांड का नाम था थम्स अप। उस ब्रांड का नाम क्या था? थम्स अप। और कोको कोला जब तक वापस आया तब तक के थम्स अप इंडिया का बड़ा ब्रांड बन चुका था। मतलब हर जगह कोला का मतलब हो चुका था थम्स अप, और थम्स अप एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था। जब कोला ने वापस आकर के देखा, वो तो बोला भाई मार्केट ही साफ है, हमारा प्रोडक्ट तो कोई ले नहीं है, सब थम्स अप पी रहे हैं, डर के आगे जीते चल रहे हैं यहाँ पे तो जीवन में। ऐसा नो? उन्होंने बोला भाई मेरा तो मार्केट ही खत्म हो गया। क्या आप जानते हैं, द देन उन्होंने थम्स अप को ऑफर किया। उन्होंने बोला कि भैया आप अपनी कंपनी हमारे को सेल कर दो एंड वी विल वर्क एज कोको कोला हियर। थम्स अप के दोनों भाइयों ने बोला ना, बेचेंगे नहीं बेचना। इन्होंने दूसरी बार ऑफर किया। इन्होंने बोला ये बेच दो, क्योंकि कोको कोला सेल ही नहीं कर पा रहा था इंडिया के अंदर में। थम्स अप ने इतना बढ़िया ब्रांडिंग कर डाला था, बेच ही नहीं पा रहे थे। अब कोको कोला को आया गुस्सा, क्योंकि ये ग्लोबल ब्रांड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोको कोला ने लिटरली थ्रेट किया इंडियन ब्रदर्स को, और उन्होंने कहा बेटा या तो अपनी कंपनी हमें बेचो, नहीं तो हम 1 साल के लिए कोको कोला पूरे इंडिया में फ्री कर देंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि इट्स अ ग्लोबल ब्रांड। इधर से नहीं निकालेंगे, कहीं और से निकाल लेंगे। बात समझना, इधर से नहीं निकला तो कहीं और से निकाल लेंगे, हमको फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने सेम कांड कर दिया। इन्होंने बोला बेटा या तो अपनी कंपनी को मेरे को बेच, या तो तू क्या कर, मैं 1 साल के लिए कोको कोला फ्री कर देता। उनके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अल्टीमेटली थम्स अप सोल्ड टू कोको कोला। क्या आप जानते हैं थम्स अप एक कोको कोला ब्रांड है? यस। तो ये उसकी स्टोरी थी। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो ऐसी फॉरेन कंपनीज इंडिया में कभी आती ही नहीं, एंड दैट वाज द मास्टर स्ट्रोक, जिसके कारण 1991 के बाद इंडिया ने धीरे से वापस से ग्रोथ पकड़ा। और ये ग्रोथ
का असर अब आपको 2022-23 में देखने को मिल रहा है, 24 में देखने को मिल रहा है, जब हम इंडिया एक्चुअली कहाँ जा रहा है, एक्सपांशन की ओर। अगर 1991 में वो ना किया गया होता तो आज एक्सपांशन फेज आपको देखने को नहीं मिलता। तो एक्सपांशन फेज में क्या होता है, अब जैसे आप सभी जानते हैं भारत के अंदर में अभी एक्सपांशन फेज चालू है, तो एक्सपांशन फेज के अंदर में क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है, क्या एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ रही है, यस एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ रही है, यस ऐसा नो सर। देखिए कुछ लोग इस पर डिबेट भी कर सकते हैं, सर कहाँ एम्प्लॉयमेंट है, जॉब ही तो नहीं है जीवन में, ये वो। देखिए ऐसा नहीं है, ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर आप ध्यान से देखिए, अपने घर पे भी पूछें, मॉम डैड को भी पूछे, भाई बहन को भी पूछे, टेक्निकली जॉब्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बट प्रॉब्लम ये है कि लोगों को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना, यस और नो। प्राइवेट एंटिटीज इतने सारे हैं, इनके अंदर में भी जॉब कर सकते हो ना, बट आपको चाहिए कि नहीं भैया मेरे को पेंशन वाली गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो ये हो गया वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। सोचो ना यार कितना काम है। आज अगर कोई काम करना चाहे तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जिससे मनी जनरेट हो सकता है। हम एक्सपांशन फेज में हैं, यहाँ पे हर चीज़ के प्राइजेस बढ़ते हैं, क्योंकि एक्सपांशन के अंदर में बहुत सारा पैसा मार्केट में आता है और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लोगों की। लोगों का लिविंग लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है। आप सोच के देखिए, भारत के अंदर में कोविड जैसा सिचुएशन आने के बाद भी, 2 साल तक पूरा भारत बंद होने के बावजूद भी हम वापस नीचे गए या डबल एक्सेलरेशन से ऊपर गए? हम डबल एक्सेलरेशन से ऊपर गए। आप सोचिए पिछले 10 साल के अंदर में आप अपने घर में देखिए, क्या जेन्युइनली इनकम नहीं बढ़ी, पर खर्चे भी बढ़े हैं। इनकम बढ़ी है पर खर्चे भी बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि ये साथ साथ में आता है, ये ज़्यादा इनकम भी लेके आता है, ज़्यादा डिमांड भी लेके आता है, और प्राइजेस जो होते हैं वो चीज़ों के क्या हो जाते हैं, हाई। यस और नो? तो ज़्यादा डिमांड के कारण प्राइजेस भी क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन। फिर एक सिचुएशन आती है जब एक्सपांशन बहुत दिनों तक के रन होता रहेगा। आप देखिए ग्लोबल लीडर्स क्यों कह रहे हैं, क्यों इंडिया के साथ इतना प्यार जताया जा रहा है सभी ग्लोबल लीडर्स द्वारा। उन सबको समझ में आ रहा है दैट इंडिया इज गोइंग इनटू विच फेज, एक्सपांशन फेज। सर हमारा जिस तरह से ग्रोथ रेट चल रहा है, ये ग्रोथ रेट बहुत कम कंट्रीज का चल रहा है, तो सबको समझ में आ रहा है दैट इंडिया इज अ न्यू प्लेस। और दूसरी बात क्या है, हम पॉपुलेशन में सबसे आगे हैं। तो किसी भी देश नहीं, पॉपुलेशन हमारा डिसएडवांटेज भी एडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्यों है वो तो हम सब जानते हैं, एडवांटेज क्यों है ये समझो, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की कंपनीज को दिख रहा है अगर उनको प्रोडक्ट सेल करना है तो कहाँ आना है, इंडिया। एंड दैट इज वाई एवरी डैम ब्रांड इज कमिंग टू इंडिया। वाई? बिकॉज उनको पता है कंज्यूमर किधर है, कंज्यूमर किधर है, इंडिया में, एंड दैट टू सारे के सारे यंग कंज्यूमर। जैसे चाइना कई सालों पहले था, क्योंकि उनका पॉपुलेशन जो था वो यंग था। आज इंडिया का जो पॉपुलेशन है ना, ये बहुत बड़ा यंग पॉपुलेशन है, तो इनका स्पेंडिंग पावर जो है ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप मैं सोच करके देखिए ना सर, जोमेटो जैसी एक कंपनी आती है, आप और मैंने कितना बिजनेस दिया होगा उसको, नहीं दिया होगा। तो कोई भी नहीं आता है, हम उसको बिजनेस दे रहे हैं, राइट। बड़े से बड़े ब्रांड आकर के इंडिया के अंदर में सेल कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपांशन फेज चालू हो चुका है। फिर जब ये एक्सपांशन फेज बहुत दिनों तक चलता है तो कंट्री पहुंच जाती है पीक पे। कहाँ हम 56 नंबर पे थे, कहाँ हम टॉप 5 के अंदर में आ गए, राइट। यही फेज अगर हमारा चलता रहा, खुदा ना खास्ता और हो भी, राइट, तो बॉस हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे पीक पे। कहाँ पहुंच जाएंगे? पीक पे, जहाँ पे आज यूएसए है, रशिया है, चाइना है, हम भी पहुंच जाएंगे पीक के ऊपर। पीक एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे हर चीज़ों के प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ते, राइट। ऑलमोस्ट एवरीवन इज एम्प्लॉयड, almost everyone is employed. Negligible unemployment, that's a different thing, but otherwise everyone is employed. The country seems very good growth rate in every sector, हर सेक्टर के अंदर में। आप सिर्फ ये देखिए ना सर, 2011-12 के अंदर में, मे बी 2014 के अंदर में, 2014 द स्टॉक मार्केट वॉज रेंजिंग अराउंड 12,000, निफ्टी 12,000 के करीब था, और उसे बोला जाता था निफ्टी बहुत हाई है, बहुत हाई है। 10 साल के अंदर में 2014 से लेके 2024 आने तक के आप देख लो, स्ट्रेट डबल हो गया। तो अगर ये ग्रोथ रेट नहीं दिखता है तो फिर ये क्वेश्चन है, ऐसा नो। सेंसेक्स आपका 80,000 क्रॉस कर चुका है बॉस, 80,000, मतलब इंडियन फर्म्स में भर भर के पैसा आ रहा है। इंडियन फर्म्स में अगर भर भर के पैसा आ रहा है तो वो पैसा मार्केट के अंदर में भी जा रहा है, क्योंकि इंडियन फर्म्स में जब पैसा आ रहा है तो लोग नए 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 बिजनेस के अंदर में एंटर कर रहे हैं। आप रिलायंस को देख लीजिए सर, पिछले 4-5 साल में जियो लॉन्च कर दिया, कैंपा लॉन्च कर दिया, ऐसा नो, फिर जियो वर्ल्ड लॉन्च कर दिया। एक के बाद एक आप बिजनेस में एंटर करते जा रहे हो और अपने आप को डाइवर्सिफाई करे जा रहे हो, और जितना डाइवर्सिफिकेशन होगा फिर उतने ही लोगों को जॉब भी मिलेगा। आप अंडरस्टैंड करो ना, जितना अभी जियो, जहाँ पे अनंत की शादी हुई, क्या है वो, जियो वर्ल्ड,
राइट, जियो वर्ल्ड। अब जियो वर्ल्ड अगर आप कभी जाके देखेंगे ना, इंस्टीट्यूट के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस या मेंबर्स कॉन्फ्रेंस, हम लोग भी गए थे वहाँ पे। सर वर्ल्ड क्लास लेवल की चीज़ बनाई है, वर्ल्ड क्लास लेवल की चीज़। मतलब आप जाके देखोगे ना, इतने सारे ऑडिटोरियम, और अब कंपनीज को जगह लगती है काहे के लिए, एजीएम कंडक्ट करने के लिए, मीटिंग्स कंडक्ट करने के लिए, राइट, कोई इवेंट करना है कंपनी का तो उसके लिए, इन सभी। और ये कहाँ सिचुएट किया उन्होंने, बीकेसी, ये सुनो, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। आपका मैक्सिमम जितना भी मुंबई के बड़े ऑफिसेज हैं ना, ये सब बीकेसी में, ये सारे के सारे कहाँ हैं बेटा, बीकेसी के अंदर में। अब बीकेसी में ही इन्होंने वो जगह खरीदी और उस जगह को क्या कर दिया, कन्वेंशन सेंटर बोल के डिक्लेयर कर दिया। अब मैक्सिमम कंपनीज के जितने बड़े इवेंट्स होते हैं वो वहीं होते हैं। दूसरी बात, बहुत सोच समझ करके आनंद की शादी भी वहीं करवाई, ताकि जो लोग जिनके पास पैसा है और इन इवेंट्स को देखना चाहते हैं कि देखो इतना बड़ा स्पेस है, तो जिनने नहीं भी देखा था, बंदे ने उनको बुला करके उस जगह का एडवर्टाइज करवा दिया। सोच करके देखो ना, सारे ग्लोबल लीडर्स को एक जगह पे बुला दिया, सारे ग्लोबल बिजनेसमैन को एक जगह पे बुला दिया, पॉलिटिशियंस को एक जगह पे बुला दिया, सबको ले जा करके इतना भारी एडवर्टीजमेंट किया कि कोई एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस दिन अनंत और राधिका की शादी थी, वहाँ के होटलों का कॉस्ट था 1-1 लाख रुपए पर नाइट, 1-1 लाख रुपए पर नाइट, सिर्फ अगर आपको वहाँ पे रहना है तो क्या वैल्यूज बढ़ाई आप ये देखो। और एडवर्टीजमेंट किया वो अलग, एडवर्टीजमेंट किया वो अलग। तो दूसरा होता है पीक। पीक के बाद क्या होता है, अगर कुछ बैड फेज आ जाता है, क्योंकि आप हमेशा पीक पे तो रहेंगे नहीं, तो अगर कोई बैड फेज आ जाता है तो इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन। इसे क्या कहा जाता है, बोलो, कॉन्ट्रैक्शन। सो कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर में क्या होता है, इकोनॉमी वापस डाउन होना शुरू होती है। जैसे अभी कोई ज़रूरत नहीं थी पैलेस्टीन और यूक्रेन जैसे वॉर की, राइट, बट ये वॉर वहाँ पे हो गए बिकॉज ऑफ एनी रीजन्स। अब ये वॉर होने के चक्कर में आपको क्या लगता है, जो पैसा कहाँ लगना चाहिए था, डेवलपमेंट्स में लगना चाहिए था, वो कहाँ चले गया, वॉर। आप वॉर शेल खरीदो, हॉस्पिटैलिटी के अंदर में चला गया, राइट, हॉस्पिटैलिटी बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल्स के अंदर में चला गया। जो लोग ने अपनी जान दी उन देश को बचाने के लिए, उस देश को बचाने के लिए, तो उन लोगों के घर वालों को कंपनसेशन बोल करके चला गया। यानी जो पैसा डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो सकता था, वो पैसा अब कहीं और जा रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जा रहा है, कैप्चरिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, अपने फैमिलीज़ को लेकर के वो वहाँ से निकल गए, कुछ लोग तो वहीं अटक गए जो नहीं निकल पाए, और कुछ लोग लेकर के बाहर चले गए। सोच के देखो, जहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती थी, वो इकोनॉमी को तो आपने डायरेक्टली कहाँ ला लिया, नीचे। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान आपको पता है क्या सिचुएशन है। और हम ये सारी कंट्रीज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम मैक्रो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मैक्रो। अब अफगानिस्तान, आपको पता है अफगानिस्तान कितने बार कैप्चर किया गया है, लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं रहा अफगानिस्तान को कैप्चर करने के लिए। पूछो क्यों, इसके ज्योग्राफी के कारण। सर इसके ज्योग्राफी के कारण, आइए चलिए डिस्कस करते हैं। सर अगर देखा जाए तो एक हुआ, हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, आपको याद है ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट्स नाम की चीज़ पढ़ा करते थे हम लोग, राइट। तो एक आ गया आपका यूएसए, एक आ गया रशिया। दोनों को हमेशा से क्या बनना है, सुपर पावर, बराबर है। तीसरा कॉन्टिनेंट बनता था इधर एशिया, और चौथा वो साउथ अफ्रीका वाला, बराबर है। अब क्या था, यूएसए और रशिया दोनों हमेशा से क्या करना चाहते थे, नंबर 1 बनना चाहते थे। नंबर 1 बनने के लिए किसी तीसरे कॉन्टिनेंट पे भी क्या होना चाहिए था, पकड़ होनी चाहिए थी। तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो सुपर पावर बन के आ रहा था वो था चाइना और इंडिया। तो अब इन्होंने अफगानिस्तान को क्या किया, ध्यान में लिया। अब अफगानिस्तान का स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखो जरा क्या है। अगर उनको इंडिया और चाइना की जगह पे देखना है तो ये देखो, ये एक स्पेसिफिक पार्ट, यहाँ से चाइना के ऊपर भी अटैक किया जा सकता था, कंट्रोल भी किया जा सकता था। यहाँ से इंडिया के ऊपर भी अटैक किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। पाकिस्तान भी यहीं से कवर हो जा रहा है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान भी यहीं से कवर हो जा रहा है। इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन इतना गजब था कि हमेशा से रशिया और यूएसए इसको पाना चाहते थे।
बोले नहीं, हम अफगानिस्तान को क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, और अफगानिस्तान के थ्रू क्या करेंगे हम लोग, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया तीनों को कंट्रोल करके रखेंगे। रही बात साउथ अफ्रीका और वो वाले कॉन्टिनेंट, वो बोले ठीक है, उनको तो अभी वैसे ही डेवलप होना बाकी है, तो अपन उनको छेड़ने का मतलब नहीं है, पर चाइना को सुपर पावर नहीं बनना है, इंडिया को सुपर पावर नहीं बनना है, चलो एक काम करो, इसके पास क्या करो, अफगानिस्तान को कैप्चर करो, अफगानिस्तान का लैंड बैंक कवर कर लो, काम खत्म। इसी मंशा से सबसे पहले रशिया ने क्या किया, अफगानिस्तान को कैप्चर करने की कोशिश की। रशिया ने सबसे पहले अफगानिस्तान को कैप्चर करने की कोशिश की, फेल हुआ। रशिया को हटा के यूएसए ने बोला अफगानिस्तान वालों हम तुम्हारी मदद करेंगे, टेंशन मत लो। रशिया हटा, यूएसए आ गया। लेकिन और यूएसए ने पता है क्या काम किया होगा और क्यों पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे आई। फॉरगेट अबाउट द पीपल एंड इंडियन, हम उनको लव करते हैं, हेट करते, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस, हम उन सब में नहीं पढ़ने वाले, हमारा वो ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, ठीक है। अब अंडरस्टैंड करना क्या करते थे। पाकिस्तान जब इंडिया से अलग हुआ, दैट इज 14 अगस्त 1947, राइट, जब अलग हुआ तो इसके पास फंडिंग कहाँ से आई, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज थी और बाकी सब था वो तो सब इंडिया के पास था, वहाँ पे तो ये सब था ही नहीं। तो इंडिया ने कुछ अमाउंट प्लस सोल्जर्स को क्या किया, डिवाइड किया और पाकिस्तान के अंदर में डाला। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, इतने साल तक के सर्वाइवल हुआ कैसे, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट्स तो आपके पास थे नहीं। देखिए कोई भी इकोनॉमी तब चलती है जब उस इकोनॉमी के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग हो। यूएसए ने क्या किया विद द ऑब्जेक्टिव कि मेरे को पाकिस्तान मेरे को अफगानिस्तान कैप्चर करना है, इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को फंडिंग करना शुरू करी। उन्होंने बोला हम आपको फंड कर रहे हैं ना, आपको क्या टेंशन है, बस आपको एक ही काम करना है, आपको यहाँ से लोग ट्रेन करके कहाँ भेजने हैं, अफगानिस्तान, ताकि वो हमारे वॉर में सपोर्ट कर सके। तब जा कर के ट्रेनिंग ग्रुप्स क्रिएट हुए। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो इस ट्रेनिंग ग्रुप के बाद जब इनका पावर सेटल हुआ तो वो लोग बिल्कुल अलग जगह पे निकल गए जहाँ पे टेररिज्म जैसी चीज़ आ गई। आर यू गेटिंग द पॉइंट। बल्कि जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब दुबई एक ऐसी कंट्री जहाँ आप जाएंगे ना, बहुत जल्द जाएंगे अपने पेरेंट्स को लेकर के, तब आपको दिखेगा वहाँ पे यार इंडियंस और पाकिस्तानी लोग बहुत मिल करके अच्छे रहते हैं। और मेरे को लगता है जो भी व्यक्ति फैमिली वाला है वो कभी ये नहीं सोचेगा कि यार मैं इसको मार दूँ वो मेरे को मार दे। इस तरीके की चीज़ तो करने में मेरे हिसाब से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। बट देर आर सर्टन पॉलिटिकल्स पावर जो इस तरीके का डिवाइड एंड रूल वाला गेम खेलते रहते हैं। अब उनने क्या किया, उनने पाकिस्तान को बोला, क्योंकि अफगानिस्तान से वाइडली कनेक्टेड था, इन्होंने बोला आपके यहाँ के जो लोग हैं आप हमें दो, ट्रेन करके वहाँ भेजो, वो हमारे लिए वहाँ पे लड़ेंगे। दैट्स हाउ थर्ड मिलिटेंट ग्रुप, जिसको हम तालिबान के नाम से जानते हैं आज, वो क्रिएट हुआ। अब इनको फॉलो करना था अफगानिस्तान के अगेंस्ट में, इनको फॉलो करना था यूएसए का रूल। इनको क्या फॉलो करना था, यूएसए का। लेकिन जैसे इनके हाथ में पावर आया ये अलग निकल गए, ओसामा बिन लादेन एंड ऑल। जैसे इनके हाथ में पावर आया ये अलग निकल गए और ये पूरा का पूरा सिचुएशन ही चेंज हो गया। अब जहाँ यूएसए को रशिया से लड़ना था, यूएसए अब किससे लड़ते बैठा था, तालिबान। समझ में आ रहा है। अब पूरा ऑब्जेक्टिव क्या था, पूरा ऑब्जेक्टिव ये था, इट वॉज नॉट नेवर अबाउट रिलीजन, इट वॉज ऑलवेज अबाउट द कंट्रोल ओवर द टेरिटरी। इट वॉज ऑलवेज द कंट्रोल ओवर टेरिटरी। बाद में जिसको रिलीजन के नाम से भड़काया गया, जो बड़ा आसान था, क्योंकि हर आदमी का अपने रिलीजन को लेकर के एक सेंटिमेंट होता है और सभी सही है, गलत कोई भी नहीं है, राइट, सभी सही है। अब सोच करके देखो, सिर्फ इसका अगर स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी देखोगे तो इंडिया से भी कनेक्टेड, चाइना से भी कनेक्टेड, तजाकिस्तान से भी कनेक्टेड, पाकिस्तान से भी कनेक्टेड, इधर ईरान, उधर उज्बेकिस्तान एंड ऑल। और ये सब आप सिर्फ देखते रहिए, इतना स्ट्रैटेजिक लोकेशन था। अल्टीमेटली क्या हुआ, यूएसए ने इतने साल लड़ा, अब यूएसए के हाथ में पावर ही नहीं बचा, क्योंकि ट्रेंड मिलिटेंट इसके थे जो वहाँ गए। अब ट्रेंड मिलिटेंट्स ने ही बोल दिया भैया यूएसए तू भी हट जा, अब हम खुद हैंडल करेंगे अफगानिस्तान को। अल्टीमेटली यूएसए कई साल अब उनसे लड़ा, खुद के भेजे हुए मिलिटेंट से खुद लड़ा, अल्टीमेटली खुद ही हार गया, क्योंकि मिलिटेंट्स भी खुद के ही थे। और जो यूएसए से मिलिटेंट्स कहाँ लाए थे, अफगानिस्तान के अंदर में लाए थे, उनको अफगानिस्तान के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो काम खत्म, इनका पूरा गेम इन पे ही उल्टा हो गया। अल्टीमेटली यूएसए ने जितना मशीनरी लाया था, जितने सारी चीज़ें लाई थी, वो वहीं छोड़ दिया, चले गया। एंड नाउ तालिबान इज रूलिंग दैट पर्टिकुलर रिलीजन और दैट पर्टिकुलर एरिया। इसी बीच इंडिया ने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया और चाइना ने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया। पूछो क्या, इंडिया और चाइना को समझ में आ गया था कि भैया ये लोग अफगानिस्तान चाह क्यों रहे हैं, वाई दे वॉन्ट अफगानिस्तान ओनली, यस और नो, वाई दे वॉन्ट। उनको समझ में आ गया था कि भैया ये टेरिटरी का गेम चल रहा, कंट्रोल का गेम चल रहा है। इसके पहले भी इन्होंने आकर के हमारे पे रूल किया था, ये फिर वही करने की कोशिश कर रहे। इन्होंने क्या किया पता है, इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया तालिबान को, बोला नो वी विल सपोर्ट यू,
ये आपके हक के खिलाफ है। आपको क्या चाहिए? देखिए कोविड के अंदर में तालिबान जैसी सिचुएशन में भी इंडिया ने क्या किया, वहाँ पे मेडिसिन पहुँचाई। यहाँ पे हमारा गेम बहुत स्ट्रांग हो गया भाई। नरेंद्र मोदी ने क्या किया वहाँ के लोगों को, जबकि यूएसए और रशिया दोनों के ऊपर अफगानिस्तान ने भरोसा करके क्या किया, उनको वैक्सीनेशंस नहीं दिए। इंडिया ने बोला भाई तेरा देगा, तेरा भाई देगा, टेंशन मत ले। वहाँ फूड पहुँचाया, वहाँ फूड पहुँचाया, ट्रेड रिलेशंस टाई अप करे। उन्होंने बोला आपके यहाँ पे, क्योंकि जो वहाँ पे लैंड है वो बोर लैंड्स बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे, दवाई हम देंगे, और क्या चाहिए बोलो, पानी चाहिए हम देंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, चाइना ने दी फंडिंग और इंडिया ने दिया फूड एंड मेडिसिन। इस तरीके से अफगानिस्तान का जो फेवर है वो इंडिया और चाइना को मिला। समझ में आया? और अफगानिस्तान स्टिल प्रोटेक्टेड है, क्योंकि अब इंडिया और चाइना बोलता टेंशन मत ले, इस बार आए तो हम भी हैंडल करेंगे, इस बार आने दो उनको, हम बराबर हैंडल करते। समझ में आया? तो अब क्या हो गया, ये डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ बिटवीन इंडिया, चाइना, यूएसए एंड रशिया, बराबर है। अब स्ट्रेट इन्होंने क्या कर दिया, बीच में अफगानिस्तान को रख दिया, तू लड़ हम तेरे साथ हैं, टेंशन नहीं लेना भाई, भाई तेरे साथ है, तू लड़, लड़ना ही चाहिए। तब जाकर के जब, अच्छा सुनो, जब ये गड़बड़ हुई तब आपको समझ में आया, देखो कितना बड़ा गेम है और कितने नेक्स्ट लेवल का गेम है। जब रशिया को समझ में आ गया कि भैया इसको निकाल के बाहर कर दिया यूएसए ने, अब रशिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तब जाके रशिया ने किससे रिलेशन बढ़ाए, चाइना, और यूएसए ने फिर किससे रिलेशन बढ़ाए, इंडिया। समझ में आया? तो हमेशा से ये रहा है, जिसको रशिया ने सपोर्ट किया उसके अपोजिट पार्टी को हमेशा यूएसए सपोर्ट करता है। तो ये हमेशा से रूल है, एंड दैट इज वाई। और यूएसए ने क्या बोल के किया, तुम पे इतने साल राज किया था ना, गलत किया, वी विल सपोर्ट यू। राज हम पे किया था इंग्लैंड ने, आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अब क्या होता है, आप देखिएगा मोदी जी के किससे अच्छे रिलेशन है, बाइडन से बहुत अच्छे रिलेशन है, यस और नो? तो इनसे बहुत अच्छे रिलेशन है, बट एट द सेम टाइम हमारा रशिया से भी बहुत अच्छा रिलेशन है। रशिया के साथ रिलेशन बड़े अच्छे हैं इंडिया के, हम हर तरफ से रिलेशन मेंटेन करते हैं। देखा, इतना सीरियस टॉपिक, तुम्हारी सोच 15,000 पे अटकी है ना? कभी तुम साले 6,000 15,000 से ऊपर जाओगे ही नहीं। अबे कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दे। अब मुझे एक बात बताइए, रशिया आया, यूएसए आ गया, दोनों चले गए, तालिबान आ गया, तालिबान आया तो तालिबान के अपने कुछ रूल्स है, ऐसा नो? अब मुझे एक बात बताइए, जो अच्छा खासा ये एक्सपांशन की तरफ जा रहा था वो वापस से इस वॉर के कारण किधर आ गया, कॉन्ट्रैक्शंस। फिर अफगानिस्तान ने आके अपने रूल बना दिए, बोले नो वेस्टर्न कल्चर, हमारे अपने कुछ कल्चर्स एंड वैल्यूज हैं, हम वो कल्चर्स एंड वैल्यूज को फॉलो करेंगे, वापस से कॉन्ट्रैक्शन के अंदर में आ गया। और आज भी अगर उस इकोनॉमी को ग्रो करना है, यस, तो उसको रिलीजन से ऊपर हटके मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, फाइनेंशियल सिस्टम्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, राइट? लोगों में मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, एंड आपको मैन्युफैक्चरिंग को फोकस करके एक्सपोर्ट चालू करना पड़ेगा। आप सोचिए ना सर, छोटी सी कंट्री सिंगापुर, सिंगापुर पता है आपको, राइट? वो अकेली ऐसी कंट्री है जिसमें एक ही सिटी है, तो सिंगापुर इज द सिटी एंड दैट इज द ओनली कंट्री। सिंगापुरी सिटी और सिंगापुरी कंट्री है, उसके अंदर में और कुछ नहीं है, बट स्टिल सिंगापुरियन डॉलर 66 रुपीज़ पे पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी चीज़ों पे ध्यान दिया। सबसे पहले सिंगापुर में ध्यान दिया टूरिज्म पे। दुबई क्या कर रहा है, टूरिज्म पे ध्यान दे रहा है, क्योंकि दुबई के पास पेट्रोल बचा ही नहीं, तो दुबई ने क्या किया, बोले नहीं यार पेट्रोल तो एक दिन खत्म हो जाएगा, और लोग जिस तरीके से ईवी पे शिफ्ट हो रहे, तो हमारा तो वर्चस्व खत्म होने वाला है, अब काहे पे ध्यान दो, लोगों को पैसा वर्ल्ड में किधर भी कमाने दो, खर्चा करवाने आओ दुबई। अभी भी समझ में आया? तो भैया खलीफा खड़ा कर दिया, बुर्ज खलीफा खड़ा कर दिया। अरे दैट टॉलेस्ट बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा। क्या हम यहाँ क्या सोचते रहते, कैसे तो भी हाउली बात कर रहे। अरे बॉस, वो सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। देन आप लग्जरियस होटल बनाओ, 7 स्टार होटल वर्ल्ड में अकेले कहाँ, सिर्फ दुबई में, यस और नो?
टूरिज्म के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दे दो, बोले लोग कमाए किधर भी स्पेंड हमारे यहाँ करना चाहिए। सेम सिंगापुर ने अडॉप्ट किया, भैया टूरिज्म इतना गजब का डेवलप करके रख दिया, कंट्री को एकदम क्लीन बना करके रख दिया कि लोग क्लीनलीनेस ही देखने आ जाए। यस और नो, लोग क्लीनलीनेस ही देखने आ जाए। उसके बाद में आप मानेंगे नहीं, बहुत सारे वेस्ट मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो सिंगापुर से सीखा जाता है, क्योंकि सिंगापुर 100% वेस्ट मैनेजमेंट पे वर्क करता है। तो वर्ल्ड जाता है सिंगापुर में सीखने के लिए कि आपने वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से हैंडल किया है, किस तरीके से आपने वेस्ट मैनेजमेंट को हैंडल किया। तो दैट इज़ हाउ। ऐसा नहीं है कि आप वापस नीचे गए तो आप कभी ऊपर नहीं आ सकते। इट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल, और कंटिन्यूअस साइकिल में आप कभी थ्रू में जाएंगे, कभी एक्सपांशन में जाएंगे, कभी पीक में जाएंगे, कभी कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगे, एंड दिस साइकिल विल गो ऑन। यस और नो। और इसी के लिए ये एक स्नेक लाइक पैटर्न कहीं एंड नहीं हो रहा है, ये स्नेक लाइक पैटर्न गो ऑन हो रहा है। यस और नो। तो इसके 4 फेजेस बनते हैं। कौन कौन से फेजेस बोलो बेटा? एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड थ्रू। ठीक है, चलो लिखो और ड्राइंग बना दो, दैट इज ग्राफ बनाओ। Expansion is growth in economy and employment. Peak is the top position of economy. Contraction is the downfall of economy. Through is the revival of economy. Is that done? Is that done? चलिए, बढ़ते हैं आगे। सर अंडरस्टैंड, यहाँ तक के हमने जो पढ़ा दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यस और नो। यहाँ हमारा बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है ये क्या होता है बेटा? ओवर। और यहाँ से अब हम लोग चालू करेंगे एक्चुअल कंटेंट, राइट, इकोनॉमिक्स को लेकर के। अच्छा, अभी तक आपको बुक्स नहीं मिली, राइट? ओके, तो आई लेट यू नो, मे बी बाय, आज क्या है, फ्राइडे ना, मे बी बाय मंडे यू विल गेट द बुक्स, राइट? अच्छा जी, अब समझते हैं कितने चैप्टर्स थे इकोनॉमिक्स के अंदर में? 5। कौन कौन से? पहला बेसिक, दूसरा डिमांड, तीसरा कॉस्ट, चौथा प्राइस और पांचवा बिजनेस।
यस और नो, ये 5 चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स के अंदर में। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब प्लीज़ अंडरस्टैंड करना, क्या हमें स्पेसिफिकली लाइन से जाना चाहिए 1 2 3 4 5? इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी चैप्टर, किसी भी चैप्टर के बाद पढ़ लो तो वो आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 1 बीइंग अ इजी वन, हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 को चालू करेंगे। इसको चालू करेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 1 को, राइट। इसमें से कुछ चीज़ें हमको लिखनी ही हैं, राइट। अब मैं आपको पहले बता दूँ, क्योंकि आप मेरे से कुछ सवाल पहले ही पूछेंगे। सर नोट्स अगर देखा जाए, आपका मॉड्यूल देखा जाए, सबसे पहले मॉड्यूल सर्च कहाँ से करते हैं? जिन जिनको नहीं पता प्लीज़ सुन लीजिए। एक आपके पास फिजिकल मॉड्यूल तो आएगा ही आएगा। हैव यू पीपल डन द रजिस्ट्रेशन? सबने रजिस्ट्रेशन हो गया है, मॉड्यूल्स आ गए आप लोगों के? परफेक्ट। जिनको नहीं आए हैं या अभी आने के बाकी है, रजिस्ट्रेशन बाकी है, ये देखिए आप न्यू स्कीम एंड डेवलपमेंट में जाएंगे, यहाँ पे नीचे जाके आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में फाउंडेशन एंड आपके यहाँ पे चारों सब्जेक्ट के हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपको अकाउंट्स और लॉ के पास्ट पेपर मिल जाएंगे, मैथ्स और इको के नहीं मिलेंगे, बिकॉज क्वेश्चन पेपर भी आपको क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, इसीलिए। नहीं तो आप देखिए यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था, देखो आरटीपीस यहाँ पे अवेलेबल है, क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है, सेक्शन वाइज वेटेज भी दिया हुआ है। सेक्शन वाइज वेटेज, ये मैं चाहता हूँ आप सबसे पहले देखें कि कौन से टॉपिक का कितने मार्क्स का वेटेज है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, बट मैं चाहता हूँ कि एकत्वम अकेडमी के हर बच्चे को पता चले, जो ऑनलाइन ऑफलाइन है, कि कौन से टॉपिक का कितना मार्क्स है। इससे ये बच्चे को एक बहुत ईजी एनालिसिस मिलेगा कि कौन से पार्ट से कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा। कहाँ जाना है? ICAI न्यू स्कीम, वहाँ से टॉपिक वाइज वेटेज। अगर आप देखेंगे क्लियर कट अकाउंट्स में ये वाले टॉपिक 5 से 10 मार्क के लिए आएंगे, ये वाले टॉपिक 30 से 35 मार्क के लिए आएंगे। क्लियर कट, इंस्टीट्यूट ने ही दे रखा है। तो ये एनालिसिस जो पहले रैंकर्स करते थे, ये एनालिसिस खुद इंस्टीट्यूट ने तुमको दे रखा है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये सारे टॉपिक सिर्फ 5 से 10 मार्क के लिए आने वाले हैं, क्या आप अपनी एनर्जी वहाँ डालना चाहोगे क्या? पहले नहीं। आप हमेशा एज अ सेंसिबल मेल और फीमेल स्टूडेंट, आप सबसे पहले बोलोगे 30 से 35 मार्क को अंदर कर, बचे हुए मार्क कहीं और से निकालेंगे। तो आप देखिए आपका फाइनल अकाउंट्स 20 से 25 मार्क, 20 से 25% आता है पेपर के अंदर में। तो ये वो टॉपिक है। अब देखो, तो आप इससे क्या कर सकते हो, क्लियर कट ABC एनालिसिस कर सकते हो कि भैया ये जो टॉपिक्स होंगे हमारे, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटिंग, लेजर, बैंक रिकंसिलिएशन, इन्वेंट्रीज, इसके अंदर में मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूंगा। 30 से 35 इधर से आ रहे हैं, फिर मैं फाइनल के ऊपर फोकस करूंगा। ये B कैटेगरी हो गया, ये C कैटेगरी हो गया, और अंत में कौन सा कैटेगरी हो गया? D। तो आपने ये वाले चैप्टर्स पे सबसे कम फोकस करना चाहिए, वो चैप्टर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये क्लियर एनालिसिस खुद इंस्टीट्यूट ने दिया है आप लोगों को। ठीक उसी तरीके से ये देखो लॉ में भी उनने दिया, आप जैसे ही नीचे करोगे हर पेपर का है, राइट। तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 0 to 5% है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 20 से 30% है, 20 से 30% ऑफ द पेपर। अब मान कर चलिए आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू हो गया ना, अभी तक हुआ है नहीं हुआ? दर्शन सर बेसिक्स ऑफ लॉ बता रहे होंगे अभी तक के, राइट। अभी तक के आपका बेसिक्स ऑफ लॉ ही चल रहा होगा, करेक्ट। फिर आपका सील ऑफ गुड एक्ट, फिर आपका पार्टनरशिप एक्ट। तो आप देखो, अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ, आपने सबसे पहला फोकस किस पे करना चाहिए? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो बहुत अच्छे से पढ़ने लायक चीज़ है, यस। और यही चीज़ जब आप अपना रजिस्टर बनाओ ना, जैसे लॉ का आप रजिस्टर बनाओगे, अकाउंट्स का रजिस्टर बनाओगे, आप पहले लिख के रख लो। इससे हेल्प ये होगा कि पहले दिन से आपका एनालिसिस बड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है और कैसे करना है। ये देखो पार्टनर LLP एक्ट 5 से 10% है, इसको आप सेल्फ स्टडी करते हुए भी सबसे एंड में डालो, क्योंकि 5 से 10% ही है। खुद इंस्टीट्यूट बोल के दे रहा, मैं इसके ऊपर इतना ही दूंगा, बराबर है। 15 से 20% और 10 से 15% एज द केस मे बी। फिर आपका मैथ्स लो, 30 से 40 सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वो मतलब टॉपिक के नाम आप सभी को पता होंगे। 30 से 50% अगेन परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंसिंग, सेट्स एंड एट्सेट्रा। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग पे 20%, उसमें भी लॉजिकल रीजनिंग में सबसे ज़्यादा मार्क्स किधर? फिर स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स किधर? खुद उनने ही लिख के दिया है, इससे बेहतर एनालिसिस हो ही नहीं सकता, मेरा बात समझना। बिकॉज अगर आपको क्लियर करना है ना मालिक, प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है, और आपने अगर अच्छे तरीके से एनालिसिस एंड प्लानिंग की तो डेफिनेटली आपके साथ ये मज़ा आएगा। अब आते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने कहा, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स कितने परसेंट का वेटेज है? 5%। तो 50 का 5% का वेटेज इन्होंने अब दिया है, राइट। फिर है थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई 10, प्रोडक्शन 10, प्राइस एंड मार्केट्स कितना बेटा? 15%। फिर नेशनल इनकम, बिजनेस साइकिल को इन्होंने कितना दिया है? सिर्फ 5%। समझ आ रहा है बात?
सो आपको ये एनालिसिस दिया है एवरीवन, ये एनालिसिस आपने ज़रूर निकालना और लिख लेना। अब जैसे चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम इको के, चैप्टर नंबर 1 इको का कितने मार्क्स का है बेटा? 5%। मतलब अगर 100 मार्क का पेपर है उसमें से 5% उसको अगर दिया है तो मान करके चलो कि 5 से 7 मार्क को आएगा। लेकिन इसका पास्ट हमेशा से ये रहा है कि ये 8 से 10 मार्क को आता है। जैसे कि मैंने कहा 8 से 10 एवरेज मार्क्स है। तो कई बार ऐसा होता है कि इससे ज़्यादा पूछ लिया, बिजनेस साइकिल से कम पूछा। उन्होंने बोला टेंटेटिवली हम क्या करेंगे, इतने मार्क्स का वेटेज इसके अंदर में कवर करेंगे, मिनिमम इतने मार्क का वेटेज हम इसके अंदर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। यस और नो? राइट। तो चलिए गिव द हेडिंग चैप्टर नंबर 1, फ्रेश पेज पे आओ। अच्छा, आप में से कितने लोग कॉलेज भी जा रहे हैं मॉर्निंग में? मैंडेटरी कॉलेज है? विच कॉलेज इट इज? बॉयज मैंडेटरी है, तुम उन लोगों का? बॉयज मैंडेटरी कॉलेजेस में है ही नहीं। हाँ मतलब किसी ने हाथ नहीं उठाया, कोई भी नहीं है। मतलब बॉयज़ में तो कोई कॉलेज है तो भी जाते नहीं है ऐसा, वही लोग ही बुलाते नहीं। उन लोगों ने बेघर कर रखा है, नहीं ज़बरदस्ती नहीं करते। तुम लोग क्यों ऐसे मैंडेटरी कॉलेज में जा रहे हो? नहीं बट ये कॉलेज के हिसाब से मैंडेटरी है क्या, दैट यू हैव टू अटेंड और व्हाट? 75%? तो ऐसे प्रॉक्सी नहीं लगा सकते उधर? ओके तो चलो मैं आज तुम्हारे साथ ना एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, स्टडी। राइट। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं नया टॉपिक चालू कर दूँ या तो मैं स्टडी प्लान बताऊँ। दोनों में से क्या करूँ तुम बोलो? है ना, मतलब पढ़ने का एक का भी मूड नहीं है, सीधे ही बोल देते, सीधे ही कह देते ना। मतलब इतना क्यों पढ़ता है लाइफ में, वाई देर इज सो। अरे वो सर ये सब बंद करो, बताओ पढ़ना कैसे है। चलो ओके लेट्स डू इट। सर let us discuss some study plan. बराबर है? अरे मई में दे दो, पक्की बात जान है? ठीक है चलो ध्यान से सुनो। अब जनवरी 25 है। सबसे पहले ना कोई भी स्टडी, और मैं चाहता हूं हर बच्चा इसे लिखे मेरे साथ साथ, ताकि आप बार बार इसको ना क्लियर कर सके। क्योंकि है ना, देखो नया नया क्लास चालू हुआ है ना, तब तक के तुमको बहुत मजा आता है। 15-20 दिन के बाद है ना अपन बात करेंगे इस बारे में, हाउ यू आर फीलिंग, है ना। हालांकि कुछ सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जो आपको अभी फीलिंग बैड दे रहे हो, बट स्टिल राइट। सुनना, पहले नंबर ऑफ डेज काउंट करते हैं, आपके हाथ में कितने हैं। मैं जुलाई के 10 दिन ही पकड़ूं, फेयर इनफ, ठीक है। जुलाई के 10, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और जनवरी के 10 दिन। बराबर है? जनवरी के 10 दिन। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं आपके हाथ में? चेक करो। 15, 160, 173। लगभग लगभग आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ 173 डेज है, लेस देन हाफ ईयर आपके हाथ में है। चलिए अब कुछ और बातें करते हैं, नंबर ऑफ टॉपिक्स की भी बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। अकाउंट्स में कितने यूनिट है ज़रा समझते हैं। अकाउंट्स में कितने हैं, लॉ में कितने हैं, इको में कितने हैं और मैथ्स में कितने हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूनिट्स की, ठीक है। तो लिखना मत, पहले सिर्फ समझना। इधर देखो, देखो ये ना बहुत ज़रूरी है पास होने के लिए। और ये मैंने ना तब किया था जब मैं पहली बार फेल हुआ था। तब मेरे को ना जेन्युइनली इस इंस्टीट्यूट ने मतलब औकात दिखाई थी कि भैया तुम कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर तुम प्लानिंग से नहीं चलोगे ना तो डेफिनेटली तुम फेल होने वाले हो, राइट। तो मैं गया, मैंने देखा भैया स्टडी मटेरियल के अंदर में मेरे जो कोर्स है इसके अंदर में कितने यूनिट है, सिर्फ यूनिट काउंट करना। हाँ 7,
7 + 6 13, इधर 14 15 16 17 18 19 20 21 27 27 + 6 33 और ये लास्ट में 34। सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के अंदर में कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 34। ठीक है, लॉ के अंदर में। चलो हम ये एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं एंड लास्ट टाइम, ताकि हमको क्लियर रहे कि क्या है। वाओ, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 1, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में 9, मतलब हो गए 10, 10 + 4 14, 14 + 3 17, 18 19 20, जस्ट 20। सर क्या आप हमें, हाँ सर क्या आप हमारी, हाँ हाँ देखो आज मैं ये कर लूँ ना ज़्यादा बेटर है, ताकि आप सब बहुत क्लियर हो जाएं कि भैया कितना मेरे पास दिन है, कितना मेरा सिलेबस है, हाउ आई नीड टू स्टडी। नहीं तो आप में से आधे से ज़्यादा लोग ना पता है क्या करेंगे, क्लास तो आपने लगा ली बट अगर कोई पर्पज़ और एम के बगैर काम करोगे ना तो पास नहीं होने वाले। और तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है मैं एक बात बताता हूँ, तुम फर्स्ट बैच हो जो प्रॉब्लम एनकाउंटर तो भी कर रहा है। पहले होते थे 6-6 महीने के गैप्स होते थे। अब इसमें होता क्या था, क्लासेस को भी अच्छा खासा टाइम मिलता था, आपको भी अच्छा खासा टाइम मिलता था पढ़ने के लिए। अब आपका और क्लासेस का दोनों का टाइम रिस्ट्रिक्ट हो जाए। नहीं तो मेरे को याद है कि हर बार फाउंडेशन के जो क्लास होते थे वो 1 घंटे के होते थे, अभी आप देखो सबको 1.5-1.5 2-2 घंटे मिलने पे आ रहे हैं, राइट? क्योंकि सिलेबस जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके आपको टेस्ट पेपर देते जमेगा, मैराथन अटेंड करने पड़ेगा। बिकॉज एकत्वम में सब होता है, टेस्ट पेपर्स होते हैं, मैराथन्स होते हैं, उसके बाद में स्पेशल सेशंस होते हैं, तो ये सब आपको अटेंड करना है, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। तीसरा सब्जेक्ट क्या था बेटा? मैथ्स। 8 और ये 2 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, just 22 units, just 22 units। लो पेन ने भी मतलब साथ छोड़ दिया, बोले बस भाई अब और दर्द सहन ना होगा। तो भैया 22 यूनिट्स किसके हो गए आपके? मैथ्स। इको के भी गिन लेते हैं जरा। ला 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 ला, 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। सर चेंज द टॉपिक, पढ़ाओ सर आप, ना चालू है कि नहीं है? हाँ, तो टोटल कितना हुआ बेटा? जस्ट पेन नीड टू बी चार्ज। बताओ टोटल कितना हुआ? 102, बराबर है। 173 टॉपिक नीड्स टू बी डन इन 102 days। 102 टॉपिक्स, सॉरी 102 टॉपिक्स इन 173 days। जस्ट इमेजिन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वन कंप्लीटिंग इन 1 day। पॉसिबल है? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पूरा एक यूनिट, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, एक दिन में, मतलब जाहिर सी बात है। और इस बीच हम हमारे डिस्ट्रैक्शंस को भी गिन लेते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, है ना? मतलब जो कंपलसरी डिस्ट्रैक्शन है, दिवाली आ रही है, गणपति आ रहा है, नवरात्रि आ रही है, ईद आ रही है, न्यू ईयर आ रहा है। न्यू ईयर भी तो आएगा ना ब्रो, न्यू ईयर भी तो आएगा। न्यू ईयर में 2 दिन चले जाते ना, राइट? क्रिसमस आ रहा है, बीकॉम के एग्जाम्स आएंगे। क्यों भूल रहे हो दोस्त? बीकॉम के, और हाँ शादी कोई नहीं कर सकता हमारे परिवार में। हाँ, हाउ डेयर दे, हमारे को सीए का एग्जाम देना, वो शादी कैसे कर सकते हैं? किसी की डेथ नहीं होगी हमारे घर में, ठीक है? नो नो नो, देखो मरना है जनवरी अटेम्प्ट के बाद भाई, प्लीज वी आर वेरी क्लियर अबाउट दिस। तो मरेगा कोई नहीं। हेल्थ अपनी बहुत सही रहेगी, ठीक है? हेल्थ अपनी बिल्कुल सही रहने वाली है, और पढ़ने की रोज इच्छा होगी, रोज पढ़ने की इच्छा होगी हमारी। आप समझ रहे हो डिस्ट्रैक्शन कितने? हाँ, और प्यार और सेपरेशन तो हो ही नहीं सकता। आई मीन टाइम ही किधर है ना? दोस्त के कोई लफड़े नहीं हो सकते, और उन लफड़ों में हम टांग अड़ाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
कुल मिलाकर के आप ये समझ लो कि डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा और दर्द दूं, क्योंकि हम इस लेवल पे जाके फाइनल वालों के लिए और इंटर वालों के लिए करते हैं, और मैं चाहता हूँ तो अभी से तुम ये प्रैक्टिस कर लो। पूछो कौन सी? अज्यूम करते हैं आप 8 आवर्स सोते हैं, 8 आवर्स ही सोते हैं, तो पिन नहीं चल रहा। अज्यूम करते हैं कि आप 8 आवर्स ही सो रहे हैं। अगर 8 आवर्स सो रहे हैं और ऐसा आप लगभग 173 डेज सोएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए? 173। लो मैं आपके लिए कैलकुलेट मैं यूज़ कर, टेंशन मत ले भाई, मैं तो को अच्छे से डराएगा। सुन, 173 डेज इंटू 8 आवर्स स्लीप डेली, मतलब 1384 घंटे तो आप सोएंगे। डिवाइडेड बाय 24 कर दे, लगभग 57 डेज आप सोने में निकालेंगे। सर सो 173 में से 57 चले गए, ओ नंबर ऑफ डेज कम टू 115 ओनली। इफेक्टिव वर्किंग नंबर ऑफ डेज 115 ओनली, क्योंकि 8 घंटे डेली के हिसाब से डेज भी तो चेंज होंगे, है ना। इफेक्टिवली कम टू 115, 116 ओनली। इसमें से 115 में से मैं दिवाली के 2 दिन गायब कर देता हूँ, मैं नवरात्रि के 2 दिन गायब कर देता हूँ, मैं गणपति के 2 दिन गायब कर देता हूँ, न्यू ईयर के मैं 2 दिन गायब कर देता हूँ, क्रिसमस का मैं 1 दिन गायब कर देता हूँ, ईद का मैं 1 दिन गायब कर देता हूँ, ठीक है। वो आईपीएल और वर्ल्ड कप क्रिकेट कुछ नहीं आएगा क्या अभी? अरे आएगा आएगा आएगा, बीकॉम एग्जाम के भाई, अरे बीकॉम एग्जाम के 10 दिन यहाँ से गायब कर देता हूँ, सेपरेशन के 2 दिन, खुद का या दोस्त का, वॉट एवर। इफेक्टिव नंबर ऑफ डेज तो तुम्हारे पास 90 पे आ गए ब्रो, तुम 90s में इफेक्टिव नंबर ऑफ डेज में आ गए। तो तुमको लग रहा है टाइम है, एक्चुअली टाइम नहीं है। अब करना क्या होगा, ये फैक्ट था जो मैंने आपके सामने रखा, क्योंकि आपको डरना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, किसी का मे अटेम्प्ट होता ना, तुमसे पहले वाली जो बैच थी उनके मे फाउंडेशन 25 में थे। अब तुम्हारे जो फाउंडेशन आ रहे हैं ये कब आ रहे हैं? जनवरी में आ रहे हैं। तो तुम्हारे पास टाइम कम और एफर्ट ज़्यादा ही लगाने पड़ेंगे। हाँ यहाँ अब करना क्या है, क्योंकि देख तेरे पास सेल्फ स्टडी का जो टाइम बचेगा वो कम बचेगा, और मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं एवरेज बच्चा हूँ, तो मैं ये भी अज्यूम करता हूँ कि तुम भी एवरेज बच्चे हो, ठीक है। अब हमारे पास टाइम कम और कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो किया क्या जाए? सबसे पहले ना अपने स्टडी को 2 पार्ट में आपको तोड़ना होगा। दिस इज़ द रैंकर्स स्ट्रैटेजी। जो बच्चा इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा, बिलीव मी, वो क्लियर होने के चांसेस अपने बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, या हाई स्कोर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब ये तो पता है हमारे पास, अज्यूम करते हैं सारे डेज हटा करके नंबर ऑफ डेज बचे 100, और नंबर ऑफ डेज बचे हमारे पास 173 में गायब कर रहा हूँ, ओइंग टू ऑल अदर थिंग, एंड नंबर ऑफ टॉपिक भी हमारे पास बचे हैं 100। अब ऐसे केस में क्या किया जाए? अगर देखो आप, तो कांस्टेंट रेशो है 1:1 का, मतलब आज पढ़ाया तो आज ही ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो बाद में कभी रिकवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेज ही उतने हैं। तो आपका पहला एक्सरसाइज सभी लोगों का क्या रहेगा, ज़रा बात समझना। मैं अज्यूम करता हूँ कि आप यहाँ से 6 बजे खाली हो जाते हैं, बराबर। जैसे ही 6 बजे खाली हो जाते हो ना, 7 से 8:30 तक का जो टाइम है, राइट, या कोई ट्रैवल कर रहा होगा तो आगे का 1.5 घंटा, जैसे आप घर पे पहुंचते हैं आगे का 1.5 घंटा, 1.5 घंटा डेली बेसिस पे आपको 1:1 में कंप्लीट करना है। मतलब आज जो पढ़ाया वो आज ही पढ़ के खत्म हो जाना चाहिए। तो जैसे मैथ्स जितना आज पढ़ाया ये आपको आज ही कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि रेशो आपका 1:1 चल रहा है। समझ में आ रहा है? तुम यूनिटरी इलास्टिक पे बैठे हो, 1:1। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको रिलेटिवली इलास्टिक पे लेके आना। समझ आ रहा है? अब ये 1:1 में तो आप वो पढ़ रहे हो जो आपने आज पढ़ा, लेकिन जो पहले पढ़ा उसका भी तो रिवीजन होना चाहिए कि नहीं। अभी देखो 3 दिन हुए हैं सिर्फ, बट ये 3 दिन से अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो टेक्निकली आप एट लॉस है, टेक्निकली आप एट लॉस है। एट द एंड या तो आप अपना सिलेबस नेक्स्ट 3 महीने से आगे बढ़ा देंगे, या तो आप अपने अटेम्प्ट को वेस्ट कर देंगे। ये 2 ही ऑप्शन है, या तो आप आगे बढ़ा देंगे या तो आप अपने अटेम्प्ट को वेस्ट कर देंगे। इन एनी ऑफ द केसेस लॉस तो तुम्हारा ही है, इन एनी ऑफ द केस। तो करना क्या है? स्टेप नंबर 1, 1.5 घंटा आपको एलोकेट करना है जो आज हुआ उसके ऊपर। अब ये 1.5 घंटे को भी और थोड़ा सा आपको तोड़ना है, और वेरी प्रिसाइजली, हाँ वेरी प्रिसाइजली लिख के रखना है आपने कि सर इसके अंदर में ना सर 40 मिनट्स जो आपको इन्वेस्ट करने हैं, 1.5 से 2 घंटा अगर आपके पास है, अज्यूम करते हैं, तो आपको 30 से 40 मिनट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए देना है। अब देखो जितना इको हम पढ़ाते हैं, तुम जानते हो क्लास में आने के टाइम एक बार रिवाइज हो जाता है, क्लास में कंटेंट पढ़ाते वक्त मैं 2 बार रिवाइज करवा देता हूँ।
तुम घर पे जाके हार्डली 5 से 10 मिनट में जितना आज हुआ है उतना इको आराम से कर लोगे। लॉ भी तुम 15 से 20 मिनट में जितना पढ़ा है उतना डेली रिवाइज कर लोगे। यस और नो? तुम्हारे को मैक्सिमम टाइम अपना एलोकेट करना है अकाउंट्स और मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो 1.5 से 2 घंटा मिल रहा है तुम्हारे को, इसके अंदर में डे बनाना है। तो आपके 2 आवर्स शुड बी द डे शेड्यूल। इसके बाद आपको खाना खाना 1 घंटा, लेट से 8 से 9, 9:30 बजे तक के। 9 से 12 का आपको एक और पैच बनाना है। 9 से 12 का आपको एक और पैच बनाना है। देखो हम सब जानते हैं हम 12 से पहले तो सोते नहीं, हाँ यहाँ बराबर है, 12 से पहले तो सोते नहीं। अब राइट लेफ्ट स्वाइप करने की जगह, अप राइट स्वाइप करने की जगह थोड़ा सा अपने करियर्स के ऊपर ध्यान दे दो, ये ज़्यादा सेंसिबल है, राइट। अब क्या करना है आपको, 9 से 12 में आपको 2 पार्ट में इसको तोड़ना है। कंटेंट बहुत सारा है, अब करेंगे कैसे? अब हमें करना होगा MWF TTS। ये MWF और TTS क्या है? मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, MWF TTS। एक दिन में 3 घंटे में हमें 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मतलब जैसे मंडे है तो हमारे को क्या करना है, अकाउंट्स एंड लॉ पढ़ना है। तो आपने क्या किया, बड़े सिलेबस को पहले 2 पार्ट में तोड़ा। पहले डिवाइड तो करो फिर राज करेंगे, पहले डिवाइड तो करो। तो हमने क्या किया, हमारे फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट है, हमने जो डेली पढ़ा है ये तो 2 घंटे में पढ़ लिया। ये जो रात का 9 से 12 का जो पैच है ना, इस पैच के अंदर में हमने 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और ये 2 में हमने क्या करना है, जो पहले पढ़ा है उसको हमें फर्म करना है, उसको हमें लर्न कर लेना, हमें सब कुछ करना है। तो अगर इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 9 से 12 3 घंटे का पैच है। 9 से 12 कितने घंटे का पैच है मालिक? 3। तो आपको क्या करना है, लगभग 2 से सवा 2 घंटा देना है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को, जैसे अकाउंट्स एंड मैथ्स। और बचा हुआ जो टाइम है वो आपको देना है थियोरी को। लेकिन एक स्मार्ट वर्क करना, पहले थियोरी पढ़ना, क्योंकि आपने बाद में थियोरी पढ़ा तो आप सो जाओगे। हम सबके साथ ये कॉमनली होता है। तो 9 से लेके 10 सवा 10 तक के आपने थियोरी को पढ़ना है, लर्न करना है। तो लॉ है, लर्न करना है, इको है, जो भी है याद करना है। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे मैक्सिमम आपको लर्निंग ही करनी है। मैं आपको पूरा डे बाय स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ और ये मैं लिख के भी दूंगा, डोंट वरी। 2 मिनट के लिए बस पेंसिल चार्ज हुआ है, मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ। ट्यूसडे के दिन आपको क्या करना है, अगेन मैथ्स और इको उठाना है। एक दिन में आपने 2 ही सब्जेक्ट का बर्डन लिया तो आप पे पढ़ाई का प्रेशर कभी जन्म में नहीं आ सकता। प्लस जितना क्लास में चल रहा है उतना आप 1.5 घंटे में एडजस्ट करके चल रहे हो, बराबर है कि नहीं? और बचा हुआ टाइम आप किसको दे रहे हो, सेल्फ स्टडी को दे रहे हो। और जहां हो, जैसे ही टाइम होता है वहां पे आपने छोड़ देना है। ये सेल्फ डिसिप्लिन है जो आपने फॉलो करना है। तो आप सभी के पास अगर कंप्यूटर या लैपटॉप होगा घर के अंदर में, तो आपने बिल्कुल महीने भर का ना शेड्यूल बना लेना। आप इस बार के AIR 1 को देखो। AIR 1 ने अपने हर इंटरव्यू में कहा है कि मैंने एक्सेल शीट बनाई, एक्सेल शीट के अंदर में डिसिप्लिन के अंदर में लिखा मैंने कि भाई ये मेरा आज का दिन है, मंडे है, तो मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। और अगर 1.5 घंटे में भी अगर प्रॉब्लम बीच में छूटा है मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे को डिसिप्लिन फॉलो करना है। ये मेरा इनएफिशिएंसी है कि मैं उसको 1.5 घंटे में नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है? ये मेरा इनएफिशिएंसी, तो मेरे को एफिशिएंसी पे फिर ध्यान देना है। तुम डिसिप्लिन करके देखो, 350 प्लस नहीं आए तो मेरे को बोलना, इंटर की क्लास में हम सब बैठे होंगे, DT के अंदर में हम सब बैठे होंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस सिर्फ करना क्या है, डिसिप्लिन को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, बराबर है। आपने ट्यूसडे के दिन उठाना है क्या बेटा, मैथ्स एंड इको, और पढ़ना है। वेडनेसडे के दिन कौन सा डे आ गया वापस, अकाउंट्स एंड वेट। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, अब यहाँ पढ़ना नहीं है। आपने समझा नहीं मैंने क्या कहा? मंडे के दिन आपने सिर्फ लर्निंग्स करी थी, वेडनेसडे के दिन इसको आपने सॉल्विंग पे ध्यान दिया। नहीं तो होगा कि आपके पास टाइम ही नहीं है। अगर पढ़ोगे तो सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व किया तो पढ़ नहीं सकते, तो आप उसको फिर डिवाइड कर दो। मंडे के दिन इज ओनली ऑफ लर्निंग, वेडनेसडे इज ओनली ऑफ सॉल्विंग। तो उठाना है और सिर्फ सॉल्व 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 करते जाना है। सेम चीज़ इको और किसके साथ होगी, मैथ्स के साथ, कि भैया सॉल्व होते जा रहा। तो जैसे ही आप क्लास से आ रहे, 1.5 घंटे का पैच आपका काय के लिए यूटिलाइज हो रहा है, सेल्फ स्टडी। उसके बाद लर्निंग्स जो पहले हुआ उसका, ये आपका बिल्कुल चलता रहेगा, बराबर है। अब हफ्ते में ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं चूक जाए, कोई इवेंट में जाना पड़े, कहीं कुछ जाना पड़े, और हो सकता है हमारा ही पढ़ने का मूड नहीं। संडे के दिन फर्स्ट हाफ आप यूज़ करेंगे एज अ ब्लैंक स्पेस। तो संडे के दिन का फर्स्ट हाफ, संडे के दिन नेक्स्ट हाफ में आप कोई नहीं पढ़ेगा, सिर्फ रिजॉइस योर बॉडी। क्योंकि हफ्ते भर दिन भर यहाँ बैठना इज़ अ वेरी टीडियस टास्क। आप बिल्कुल ये हरकत मत कीजिएगा, अपने आप को रिफ्रेश ज़रूर करिएगा। मे बी कोई हॉबी परस्यू करो, मे बी सॉन्ग सुनो, सॉन्ग इज़ अ गुड थेरेपी। आप सॉन्ग सुनो, सो जाओ, क्योंकि आपकी यहाँ जो नींद सैक्रिफाइस हुई है वहाँ आपको कंप्लीट करना है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि अगर मान लो वो
जैसे 12 बजे तक का अपन ने टाइम दिया है पर तुम्हें 11 बजे ही नींद आ गई, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन कि आप सुबह जल्दी उठो और आपको 1 घंटा वो कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको टाइम कभी नहीं मिलने वाला, समय में से समय खींच के बाहर निकालना है आपको। समझ में आ रही बात? तो बट यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन देन। ऐसा नहीं कि चल यार आज सो जाते, सुबह उठ के कर लेंगे, और सुबह भी दूसरे दिन किया ही नहीं। इफ दिस इज द अप्रोच यू विल नेवर क्लियर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज यू आर गिविंग एन इंडिया लेवल एग्जामिनेशन। तुम कोई कॉलेज का एग्जामिनेशन नहीं दे रहे, कोई स्टेट का एग्जामिनेशन नहीं दे रहे, इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हो। तो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। घर पे जाओ, एक एक्सेल शीट बनाओ, एक्सेल शीट के अंदर में क्लियर कट लिख दो, आज मंडे है तो मेरे को अकाउंट्स और ये पढ़ना है। तो जैसे ही तुमने पढ़ लिया कि हाँ यार चलो मैंने ये क्या कर लिया, पढ़ लिया है, मैंने ये क्या किया है बेटा, पढ़ लिया है, तो आपको क्या करना है बोलो जल्दी से। आपको पढ़ने के बाद उसको रिवाइज भी करना है, और आपने उसको ग्रीन कर देना कि हाँ आज ही हो गया, आज ही हो गया। जब आप ये स्टडी को फॉलो करेंगे ना बॉस, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट क्लास के साथ साथ आपका सब कुछ हो रहा, जो क्लास में हुआ वो 1 हफ्ते बाद रिवाइज भी हो जा रहा, और उसके बाद जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो वो चौथा 5वां रिवीजन होगा जब आप करते रहेंगे। एक ही चीज़ का जब 4 या 5 बार रिवीजन कर चुके होंगे, कोई ताकत नहीं रोक सकती तुम्हें पास होने से। बस आपको स्मार्ट वर्क के साथ प्ले करना है। किसके साथ प्ले करना है? स्मार्ट वर्क। लॉ सिर्फ पढ़ना नहीं, लिखना है। समझ में आ रही है बात? लॉ को सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिखना है। अकाउंट्स को सिर्फ देखना नहीं है, सॉल्व करना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको सॉल्विंग का महत्व समझ में आ जाएगा। आप 11th में थे, आपको याद है? अकाउंट्स आपका एज इट इज टैली होके आया था पेपर में, है ना? पहला क्वेश्चन एज इट इज टैली हुआ था, और आप बड़े खुश, बैलेंस शीट मैच। ये आपका कमाल नहीं था, नॉलेज का कमाल नहीं था, प्रैक्टिस का कमाल था। सोच करके देखो, जो 11th के अंदर में कॉमर्स की क्लासेस आपने इफ एनी लगाई होगी, उसने एक ही क्वेश्चंस को कितने बार सॉल्व किया था? उसने दिमाग में बैठा दिया था, इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है, इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है। आपने आ दिखाया ना बाय, पेपर गया, सीधा फॉर्मेट बनाया, क्योंकि तुमको पता था पेपर आता कैसा है। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन पेपर लेने से पहले तुमने ड्रॉ करना चालू कर दिया था। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन के साथ साथ तुम्हारे हाथ को भी प्रैक्टिस थी कि होना क्या है। समझ में आया? तो तुम्हारा ब्रेन उस 3 घंटे में तब काम करेगा जब तुम्हारे हाथों को भी क्लियर होगा। नहीं तो अगर ये और ये अलग अलग चल रहा है ना, ये और ये अलग अलग चल रहा है, तो काम होने वाला नहीं है। काम तो बेटा तभी होगा जब ये दोनों साथ साथ में चलेंगे। इधर से इंस्ट्रक्शन तुरंत इधर को जाएगा और दन 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 सॉल्व करते जाएगा। तो मैथ्स हो गया, इको हो गया, अकाउंट्स हो गया, आपको सॉल्व ही करना है। इकोनॉमिक्स के अंदर में जितने बार एमसीक्यू को करते रहो उतना अच्छा। एक बार पढ़ लिया, नो डाउट वापस से उठा के फिर से उस एमसीक्यू को सॉल्व करना। हो सकता है कोई नया क्वेश्चन डेवलप हो सकता है कुछ नया पॉइंट डेवलप हो, पर ये होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आपको इसको MWF और TTS में तोड़ना है। अगर ये शाम में नहीं हो पाया किसी रीज़न की वजह से, ट्रैवलिंग, मेहमान, ये वो, आपको उसको दूसरे दिन कंप्लीट करना है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि इस बीच में जब भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, आप क्या करके रखो, अपना सिलेबस कंटेंट पूरा करके रखो, ताकि गणपति, दिवाली जैसे इवेंट में भी ना आपको कोई करते वक्त ना खुद से ये ना हो कि यार मैं गलत कर रहा हूँ यार। गिल्टी फील होता है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। इस कोर्स में आपको बहुत गिल्ट फील आता है कि मैं क्या टाइम पास कर रहा हूँ। ये गिल्ट फील नहीं होने के लिए आप वे अहेड ऑफ टाइम चलो। अच्छा, कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं कि होने से पहले अगर आप भी पढ़ सकते हो तो बिंदास पढ़ लो, कोई तकलीफ नहीं है इसके अंदर, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम तुमको देनी है। तो एटलीस्ट क्या होगा, जब वो टॉपिक आएगा तब तुम उसको कर पाओगे। और एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम करो, ताकि क्या होगा, क्वेश्चन दिखे कि तुमको आंसर ही दिखना चाहिए कि इसका आंसर ही यही हो सकता है। समझ में आ रही बात? ये सो नो, राइट? तो आपको ये स्टडी प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा। इको के अंदर में कितने थे दोस्त? 20। और मैथ्स के अंदर में कितने थे? 22। टोटल कितना बना था? 102। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, MWF TTS। मंडे के दिन आपने फॉलो करना है अकाउंट्स प्लस लॉ। इसका ब्रैकेट कितना होगा सर? 3 आवर्स का, बराबर है। लगभग 1 आवर 45 मिनट्स इसको देना है, और बैलेंस टाइम जो है एक लिटिल ब्रेक के साथ आप दूसरे को दे सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मैथ्स देना है, और मैथ्स के साथ साथ यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, इको। तो अब देखो टाइम कैसे बचा सकते हो। आप थियोरी वाला पहले पढ़ लो तो थियोरी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो आप प्रैक्टिकल को ज़्यादा टाइम दे पाओगे। समझ में आ रही है बात? आप प्रैक्टिकल को ज़्यादा टाइम दे पाओगे। यहाँ पे आपको इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस, और यहाँ पे आपको इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस। यहाँ पे आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है।
सेम चीज, अब 2 दिन और बचे तुम्हारे पास। अब देखो, पहले 2 दिन पढ़ लिया, 2 दिन प्रैक्टिस कर ली, लेकिन जिस दिन आपने प्रैक्टिस करी उस दिन का तो पढ़ना रह गया ना, वो वापस यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, वो वापस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो 2 दिन जिस दिन आपने प्रैक्टिस करी, किसी का बैलेंस प्रैक्टिस बचा हुआ है, तो आपका ये 2 दिन, जैसे अकाउंट्स और लॉ का कुछ बैलेंस बचा है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे नहीं हो पाया, कोई कंटेंट पढ़ रहे थे नहीं हो पाया, इसका बैलेंस आपको इस दिन करना है, इसका बैलेंस आपको इस दिन करना है। यानी हफ्ते भर में जो कुछ पढ़ाया ये सब रिपीट हो जाना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दूसरी बात, संडे का जो फर्स्ट, संडे को 2 पार्ट में तोड़ना है। संडे मैं पकड़ता हूँ मॉर्निंग 8 से 1 बजे तक के, और 2 बजे से लेके मैं पकड़ता हूँ रात 12 बजे तक के। यू हैव टू मेक श्योर 8 से 1 के अंदर में पूरा वीक रिवीजन होना चाहिए। जितने जल्दी आप रिवाइज कर लेंगे उतना अच्छा। और इस वीक रिवीजन के अंदर में 8 से 11 का टाइम है, बराबर है? तो आपने क्या करना है सर, डेडिकेटेडली 8 से 10 आपको देने हैं अकाउंट्स को, 10 से 12 आपको देने हैं मैथ्स को, और 1 घंटे के अंदर में हाफ आवर लॉ एंड इको को आप दे सकते हैं बड़े आराम से। हाँ या ना? इको सबसे छोटा बनता है तो वो आप आराम से मैनेज कर सकते हो। तो आप 2-2 घंटा अकाउंट्स और मैथ्स को दो, जिसमें रिवाइज कराओ, कुछ प्रॉब्लम बचे हो तो वो सॉल्व किया हो, जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया उसको देखो कि कहाँ गड़बड़ हुई है, तब काम होगा। मैथ्स में जेन्युइनली आप एक काम करेंगे, टीचर तो मेहनत कराएगा ही कराएगा, आप मैथ्स में बनाएंगे फॉर्मूला बुक खुद की। मैथ्स में जिन जिन लोगों को लफड़ा है उन लोगों ने अपनी 100 पेज की फार्मूला बुक बनानी है। ये 100 पेज की फार्मूला बुक क्या है? अब जैसे देखो, कोई टॉपिक चालू हुआ, आई गेस टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द फर्स्ट थिंग जो पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी ना। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कुछ फॉर्मूलेज होंगे। यस, एक 100 पेज का रजिस्टर लो जिसको आप सिर्फ फार्मूला बुक बोलोगे, उसमें टीवीएम के जो भी फार्मूले होंगे ये फार्मूला आप लिखो, उसके बाजू अपनी लैंग्वेज में लिखो ये फार्मूला कब यूज हो सकता है। ये तुमको बहुत बड़ा एज देगा कि भैया ये फार्मूला लेट से एक्स वाई ब्रैकेट स्क्वायर है, राइट? इफ एक्स इज मिसिंग तो क्या ढूंढ सकते हैं, इफ वाई इज मिसिंग तो क्या ढूंढ सकते हैं, स्क्वायर के वैल्यू का प्लस माइनस होने का इम्पैक्ट क्या होता है। अगर तुमने एक पेज एक फार्मूला को डेडिकेट करके सब कुछ वहां लिख दिया, और तुमको बस रात में सोने से पहले क्या करना है, वो फार्मूला बुक को एक बार देख लेना है, और ये डेली बेसिस पे करना है। रोज एक फार्मूला उसके अंदर में डेडिकेटेडली ऐड होना चाहिए। यहाँ बैठे हो फार्मूला बुक साथ में कैरी करो, क्लास खत्म होते ही उसके अंदर में फार्मूला ऐड कर दो, आज ये सिखाया है और ये मिसिंग है तो क्या, वो मिसिंग है तो क्या, वो मिसिंग है तो क्या, वो मिसिंग है तो क्या, आज ही लिख दो और अपने लैंग्वेज में लिखो। हिंदी में समझ में आता हिंदी, इंग्लिश समझ में आता इंग्लिश समझ में आता मैसेज टाइप कर दो उधर खुद को, हाय अगर ये मिसिंग है तो ये ढूंढ, ये मिसिंग है तो ये ढूंढ, ये मिसिंग है तो ये ढूंढ। इससे फायदा क्या होगा आपके साथ, होगा दृश्यम। पूछो कैसे? एक बुक जिसको आपने रोज देखा है, जब पेपर आएगा वो बुक नहीं भी रहेगी तो आपको पता रहेगा होना क्या है, क्योंकि आपने उसको इतने बार देख चुका होगा। समझ में आया? एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज अ स्मार्ट स्टडी। आपको सिर्फ स्टडी नहीं करना है, इससे कोई पास नहीं होता, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। और एक बात आप किसी भी सीनियर को बुला के पूछ लेना, हमारे जितने बच्चे इंटर फाइनल में हैं वो आपको सब एक ही बात बोलेंगे, एट द एंड सेल्फ स्टडी ही है जो आपको पास कराएगी। क्लास आपको सिर्फ एक एड दे सकता है उस चीज़ को जल्दी खत्म करने में, क्योंकि ये कंटेंट जो मैंने आपको बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाया, इसको तुम सेल्फ पढ़ने जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, बहुत सारे तो पहुंच भी नहीं पाते। क्लास के अंदर में वो मस्ती के साथ हो गया तो हो गया, क्लास आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है। आगे की जंग तो बेटा तेरे को ही पार करनी है, तो मैं तेरे को बॉर्डर पे पहुँचा दूंगा, नदी तो तेरे को ही पार करनी है। तो नदी पार करने के लिए ना तेरे को पता होना चाहिए कि भैया हवा कहाँ से आ सकती है, प्लेटफॉर्म कैसा है, मेरे को कहाँ से कहाँ जंप मारना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लियर है मालिक? यस। और किसी का कोई सवाल? एनीवन? मैं इस, हाँ जी जी। सी अभी बीकॉम का पढ़ाई का क्वेश्चन ही नहीं आता, क्योंकि बीकॉम का पढ़ाई बेटा कब आएगा, आप पहले ये देखो कि आपके सेमेस्टर्स कब आते हैं, एग्ज़ाम कब आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका टाइम जनवरी में है तो आपका फाइनल एग्ज़ाम तो नहीं आएगा, आएगा वो सिर्फ क्या है, सेम। तो जब सेमेस्टर आएगा ना, तो ये जो लास्ट के 2 दिन है ना, दैट इज़ फ्राइडे एंड सैटरडे, इस दिन के अंदर में आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो, 2 दिन में आराम से एडजस्ट हो जाता। तो पेपर अगर मंडे को है तो सैटरडे संडे, पेपर अगर वेडनेसडे के हो तो मंडे फ्राइडे, उसके पहले के 2 दिन, बाकी आपको कोई शेड्यूल बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो शेड्यूल जैसे चल रहा है वैसे। वैसे एक बात समझ लेना, सीए में पढ़ाई बीपी की गोलियों की तरह है, अगर एक दिन में मिस कर ली तो बीपी ऊपर या नीचे हो जाएगा।
बीपी की गोलियों को मिस नहीं किया जाता। ये बीपी की गोलियों की तरह है, एक दिन भी आपने मिस किया तो यू विल मिस द होल कंटेंट। समझ में आ रहा है क्या बेटा? तो आज मैं चाहता हूँ, मैं सबको फोर्स नहीं कर सकता, पर मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा घर पे सिर्फ एक्सेल बनाए। मैं आके आपसे कल ज़रूर पूछूंगा कि आपने एक्सेल बनाया कि नहीं, और उस एक्सेल के साथ साथ रोज़ मैं क्या बोलता हूँ 7 दिन तक के सिर्फ आप और मैं यही करेंगे, भाई आज एक्सेल पूरा हुआ क्या। और जिसका नहीं हुआ ईमानदारी से उसने हाथ उठाने का, बोलने का सर नहीं हुआ। एक बार उठाओगे, 2 बार उठाओगे, 7 बार उठाओगे, 10 बार उठाओगे, 11वीं बार तुमको खुद को गिल्टी होगा, साला सब कर रहे हैं मैं क्यों नहीं कर रहा। लेट्स डू दिस फॉर होल क्लास, क्या बोलते हो? सबके सब मिल करके करते हैं यार। इमेजिन क्या मजा आएगा, पूरा का पूरा एज इट इज क्लास इंटर के अंदर में एज इट इज, तब आएगा मजा। और सब लोग करते हैं ना यार। देखो क्या होगा पता है क्या, एक हाथ जन मेहनत करने जाएगा ना, नहीं होगा साला। अपन सबके सब मेहनत करते हैं, एक ऐसा बैच रेडी करते हैं कि सबके सब ने मेहनत करके ना वो किया है, तब आएगा मजा। समझ में आ रहा है? मैं लगे तो रोज अपने ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, रात के अंदर में मैं डाल दूंगा, कोई तकलीफ नहीं, एक्टिविटी डन और नॉट। तो आपको ये बार बार रिमाइंड होना चाहिए कि क्या हमने एक्टिविटी की कि नहीं। और मैं बोलता हूँ मेरे साथ साथ मेहनत कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? येस और नो? यस, डन। सो थैंक यू, विल स्टॉप हियर। और कल से हम लोग क्या चालू करेंगे, टॉपिक चालू करेंगे। यस, चैप्टर नंबर 1। बाय।